हु एम आई कमांड इन लाइनेक्स, यानी आज हम लोग सारा कुछ हु एम आई कमांड के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज हु एम आई कमांड, यानी हु एम आई कमांड के बारे में थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हु एम आई कमांड क्या होता है। उसके बाद इस कमांड का कंसोल पे प्रैक्टिकल करेंगे, यानी फिर कि बैश सेल पे जो है प्रैक्टिकल करेंगे हु एम आई कमांड का। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये कमांड टाइप करना है, किस तरह से इसका जो है आउटपुट होगा, वो सारा कुछ। तो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिकल करने के लिए इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया है तो आप सेटअप कर लीजिए। मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए और एक वीडियो जो है पूरा बनाया गया है कि कैसे आप इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं इस कोर्स के प्रैक्टिकल के लिए। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहली चीज कि हु एम आई कमांड क्या होता है। तो जब भी आप हु एम आई कमांड को रन करेंगे, टर्मिनल पे टाइप करेंगे तो डिस्प्ले योर इफेक्टिव यूजर आईडी, यानी आपका जो है यूजर आईडी डिस्प्ले करेगा, जो कि इफेक्टिव यूजर आईडी आपका कहलाता है। मीन्स इफेक्टिव यूजर आईडी का मतलब डिस्प्ले यूजर नेम, यानी फ्रॉम विच यू आर लॉग्ड इन, यानी आपका यूजर नेम जो है ये डिस्प्ले करेगा जिस भी यूजर नेम का आपने जो है इस्तेमाल किया है उस सिस्टम को लॉगिन करने पे। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई सिस्टम पे आप लॉगिन करते हैं तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो है मांगता है। एक्चुअली पासवर्ड ऑप्शनल होता है, आप पासवर्ड रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द यू। बट यूजर नेम आपका मैंडेटरी होता है, यानी किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आपके पास यूजर नेम होना चाहिए। तो हु एम आई कमांड जो है आपका यूजर नेम को ही डिस्प्ले करता है। तो चलिए आइए अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल करके देखते हैं टर्मिनल पे। ये जो है मैंने पहले से ही टर्मिनल ओपन करके रखा हुआ है। अब चलिए आइए इस पे हु एम आई कमांड को टाइप करते हैं, हु एम आई। ठीक है, जब इसको आप टाइप करेंगे तो ये देखिए ये आपका जो है नाम मेरा प्रिंट कर दिया मुकरबी, जो कि मैंने यूजर नेम है मेरे इस सिस्टम का। तो ये आपका हु एम आई कमांड हो गया। इस तरह से आप जो है अपने इन्वायरमेंट में टाइप कीजिए और देखिए कि क्या आउटपुट जो है इसका आता है। इससे एक मिलता जुलता कमांड है आपका हु। ये क्या करता है, ये कमांड आपको आपके सिस्टम पे जितने भी यूजर लॉगिन है उन सारे यूजर को डिस्प्ले कर देता है। हु एम आई सिर्फ आपका डिस्प्ले करेगा जिससे आपने लॉगिन किया है, लेकिन हु जो है उस सिस्टम पे सारे यूजर्स को जो है लॉगिन कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ही तो एक यूजर होता हूँ, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पर्सनल कंप्यूटर पे क्या होता है कि आप ही एक सिर्फ यूजर होते हो, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की वजह से एक कंप्यूटर होता है और उसमें कई सारे यूजर्स जो है लॉगिन किए होते हैं। जैसे एम्प्लॉय के केस में आपका होता है किसी भी कंपनी में कि हर एक एम्प्लॉय को एक सिस्टम नहीं मिलता है, एक यूजर नेम और आपका जो है पासवर्ड उसको दिया जाता है और सेम यूजर सिस्टम पे वो जो है लॉगिन करते हैं। तो यानी एक कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर एक साथ लॉगिन कर सकते हैं। ये चीज आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे जो है नहीं कर सकते, क्योंकि उस तरह की फैसिलिटीज आपके पर्सनल लैपटॉप पे नहीं होती है। बट जो कंपनीज वगैरह में इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर, वहां पे आपको ये चीज अच्छे तरीके से विजुअल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि हु एम आई कमांड आपको बारे में इंफॉर्मेशन देगा, हु आपके सिस्टम पे जितने लोग लॉगिन है उतने। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आपका क्या होगा। यहाँ पे मैंने वही पॉइंट लिखा है, हु कमांड सो आर लॉग्ड इन यूजर ऑन दैट सिस्टम, यानी कि हु कमांड जो है आपके सारे यूजर्स को डिस्प्ले करता है जो कोई भी उस सिस्टम पे उसने जो है लॉगिन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हु एम आई डैश डैश, आप हेल्प जब टाइप करेंगे दिस डिस्प्ले द हेल्प इंफॉर्मेशन ऑफ हु एम आई कमांड। लेकिन यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस कमांड का आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आपके सिस्टम पे हेल्प वाली इंफॉर्मेशन होगी, अदरवाइज नो
आउटपुट या समथिंग आपके सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एरर या वार्निंग मैसेज दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिस्टम पे OMI काम नहीं कर रहा है। हो जो वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आपके लिए सिस्टम पे हेल्प जो ये ऑप्शन बोलते हैं इसको, ये एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं who dash dash version, this display the version information who am I कमांड। तो आप इस कमांड को भी ट्राई कीजिए अपने सिस्टम पे और देखिए कि आपके सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है ये कमांड डिस्प्ले करता है। तो होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कि who am I कमांड क्या होता है, who am I और साथ ही साथ हु कमांड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। और जो ये मैंने दो ऑप्शंस बताए हेल्प और वर्जन, इसको भी टाइप करके आप जो है ट्राई कीजिए अपने तरीके से। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस ट्राई कीजिए ताकि आपको ये कमांड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। LS कमांड्स इन लाइनक्स, यानी आज हम लोग इस लेक्चर में LS कमांड्स के बारे में जो है सारा कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर का हमारा कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज LS कमांड, यानी सिंपल थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे कि LS कमांड आपका क्या होता है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को देखेंगे, यानी कुछ वैसे तो LS कमांड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शन सीख सकते हैं प्रैक्टिस वाइज, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शन को डिस्क्राइब करूँगा और उसकी थोड़ी सी मीनिंग बताऊँगा कि उन ऑप्शन का मीनिंग क्या है। उसके बाद फिर फाइनली जो भी हम कमांड पढ़ेंगे, जो भी थ्योरी में सीखेंगे, जो भी ऑप्शंस देखेंगे, जो भी उन सारी चीज़ों को जो है हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और थ्योरी में जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि थ्योरी से कम्प्लीटली किसी कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो प्रैक्टिकल करने के बाद सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे LS कमांड के बारे में, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस कमांड को लेकर के उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। सबसे पहली चीज़ LS कमांड एंड LS कमांड आपका क्या होता है, लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। LS जो आपका आया है, लिस्ट के L और S से मिल करके ये LS कमांड बनता है आपका। LS कमांड करता क्या है कि जिस किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप उसके कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि डायरेक्टरी का मतलब लाइनक्स में क्या होता है, फोल्डर होता है। तो डायरेक्टरी को ही हम लोग जो है फोल्डर बोलते हैं विंडो में, और लाइनक्स में उसको हम लोग जो है डायरेक्टरी बोलते हैं। तो LS कमांड के थ्रू आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आप जो है देख सकते हैं कि उसके अंदर आपके क्या क्या कंटेंट है, कि कौन कौन से फाइल है, कौन कौन से डायरेक्टरी है। तो ये सारा चीज़ क्यों, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर आपका डायरेक्टरी होता है। डायरेक्टरी को आप एज ए कंटेनर एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि विंडो में जैसा मीनिंग होता है फोल्डर का, वैसा ही आपका यहाँ पे डायरेक्टरी होता है, उसी को बोलते हैं, बस नाम यहाँ पे डिफरेंट है। Without option, this will show list of all file and directory in that particular directory। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ही कि जो LS कमांड होता है उसको हम उसके ऑप्शंस और आर्गुमेंट्स के साथ जो है यूज़ कर सकते हैं उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए। लेकिन हर एक कमांड का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब विदाउट एनी ऑप्शन, विदाउट एनी आर्गुमेंट, उसका एक बिहेवियर होता है। तो इसका क्या बिहेवियर है कि जब भी आप इसको बगैर किसी ऑप्शन और बगैर किसी आर्गुमेंट के आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे LS को, तो वो आपको क्या करेगा, उसी डायरेक्टरी का, जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने इसको रन कराया है उसका कंटेंट डिस्प्ले कर देगा, चाहे वो फाइल हो चाहे वो डायरेक्टरी हो। तो अब चलिए आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो अगर आप LS कमांड को -T यानी T ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हाइफन है ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब आप -T ऑप्शन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा कि जो भी फाइल है आपकी डिस्प्ले करेगा LS, उसको मॉडिफिकेशन टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, और जो फाइल लेटेस्ट या जो डायरेक्टरी लेटेस्ट मॉडिफाई होगा उसको वो सबसे पहले डिस्प्ले कर देगा। यानी T ऑप्शन आपका टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, मॉडिफाइड टाइम स्टैम्प के बेसिस पे सॉर्ट करके आपको जो है दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका -1। -1 क्या होता है कि जब आप
ls कमांड को देखेंगे तो आपको वो किसी भी तरह से एक ही लाइन में सारी एंट्रीज को दिखा देगा, सारे आउटपुट को दिखा देगा। यानी जितनी भी एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर फाइल है या फिर डायरेक्टरी है उसको एक लाइन में डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब आप -1 ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो एक एंट्री आपको एक लाइन में वो डिस्प्ले करेगा, चाहे वो फाइल हो या फिर आपका सिंपल डायरेक्टरी हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ls-l। जब आप सिंपल ls को इस्तेमाल करेंगे या फिर विदाउट एनी l ऑप्शन के, तो उसमें क्या होगा कि जो आपको आउटपुट दिखेगा ls का वो आपको एक लाइन में जो है दिख जाएगा और सिंपल वहाँ पे फाइल दिखेगा या फिर आपका जो है डायरेक्टरी दिखेगा। लेकिन जब -l कर देंगे तो आपकी लिस्टिंग लॉन्ग लिस्टिंग हो जाएगी, यानी डायरेक्टरी और फाइल के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन ये कमांड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, जब आप h के साथ इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग लिस्टिंग तो जो होगा वो इन्फॉर्मेशन देगा ही आपको, साथ ही साथ आपको जो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आप पढ़ करके उसको समझ पाए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ls-ld। l तो लॉन्ग लिस्टिंग के लिए हो गया, d जो है डिस्प्ले डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टरी, यानी d जो है डायरेक्टरी की भी इंफॉर्मेशन को वो आपको दे देता है, वहाँ पे डिस्प्ले करा देता है। इसी तरह से आप जब lt करेंगे तो यानी l तो आपका लॉन्ग लिस्टिंग आ जाएगा, t के साथ वो टाइम स्टैम्प शॉर्ट करके आपका जो है दे देगा। उसके बाद LTR जब करेंगे तो जो t की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी r के थ्रू उसको रिवर्स कर सकते हैं आप, डिस्प्ले डिटेल इंफॉर्मेशन विथ लास्ट मॉडिफाइड टाइम सॉर्टिंग इन रिवर्स, यानी उसको जो है कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है -a या फिर -A या इसमें डिस्प्ले ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन, यानी अगर आपके डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल है हिडन तो वो सिंपली वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप ls-a करेंगे तो आपको हिडन फाइल भी आपको जो है दिख जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, अभी आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ls-i से क्या होता है कि जो भी आपका कंटेंट है उसके आइनोड नंबर को भी डिस्प्ले करता है। आइनोड नंबर क्या होता है? हर एक एंट्री का एक डाटा स्ट्रक्चर होता है आइनोड नंबर से ऑपरेटिंग सिस्टम में, हर एक एंट्री के लिए तो वो आपका फाइल का आइनोड नंबर जो है आपका होता है, एक यूनिक नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है हर एक फाइल को, डायरेक्टरी को, तो वही आपका जो है डिस्प्ले करता है। अब चलिए आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। होप थोड़ा सा थ्योरी लेंदी हो गया होगा ऑप्शंस को लेकर के, लेकिन चलिए आइए प्रैक्टिकल करते हैं, सारा कुछ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं सेल की तरफ। ये मैंने टर्मिनल पहले से ऑलरेडी ओपन कर रखा है, तो चलिए अब आइए 1 बाय 1 करके जो है देखते हैं। तो सिंपल जैसे आप ls कमांड जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे क्या है, मेरी कुछ डायरेक्टरी है, कुछ फाइल है, इसने सारे को यहीं पे लिस्ट करके इसने क्या किया, दिखा दिया। अब जब आप ls-t करेंगे -t, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था t से क्या होगा कि टाइम स्टैम्प के बेसिस पे ये आपको सॉर्ट करके दे देगा। तो जब आप t करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले कौन आ गया, फाइल 1, यानी फाइल 1 सबसे लेटेस्ट मॉडिफाई है। उसके बाद डायरेक्टरी 5 मॉडिफाइड हुआ था, फिर डायरेक्टरी 2 मॉडिफाई हुआ था, उसके बाद 4, इस तरह से। लेकिन सपोज कीजिए कि इसको देखते हैं कि किस तरह से करता है। सपोज कीजिए कि अभी लेटेस्ट में कोई फाइल हम मॉडिफाई करते हैं, तो फाइल 2 को मॉडिफाई करते हैं। तो VI एडिटर में फाइल 2 को मैंने ओपन किया। अभी आपको VI एडिटर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, VI एडिटर में ओपन किया उस फाइल को, फाइल 2 को, उसके बाद फिर उसके अंदर ABC राइट कर दिया और उस फाइल को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब टर्मिनल ये क्लियर हो गया। अब आप जब ls-t करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फाइल 2 डिस्प्ले करा रहा है, पहले यहाँ पे फाइल 1 को डिस्प्ले करा रहा था। क्यों? क्योंकि फाइल 1 लास्ट मॉडिफाइड था। फिर हमने फाइल 2 के अंदर कुछ लिखा और लिखने के बाद ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। तो इस तरह से आपको जो है ये लिस्टिंग आपकी करता है। अगर आप यहाँ पर ये देखिए, अगर आप कर रहे हैं तो ls किया आपने सिंपल या फिर ऑप्शन के साथ किया, तो ये सारे जो आउटपुट है आपके एक ही लाइन में आ रहे हैं। लेकिन जब आप ls-1 करेंगे तो एक लाइन में एक एंट्री ये करके आपको जो है दिखाएगा, यानी डायरेक्टरी 1 ये आपका एक हो गया,
उसके बाद इसने सॉर्टिंग करके आपकी जो है दिखा दिया, जिस ऑर्डर में भी आपको जो है इसको दिखाना था दिखा। अब आप ऑप्शन को कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो यहाँ पे, तो जैसे सिंपल आपने क्या किया था, एलएस सिंपल किया था। अब आप यहाँ पे -1 जब आप करेंगे तो ये एक लाइन में दिखा गया। अब आप इसको अगर सॉर्टिंग करना चाहते हैं इसी तरह तो -1 लिख दीजिए और -T लिख दीजिए। ये आपकी सॉर्टिंग करके दिखा दिया इसने फाइल 2, और ये आपका जो है इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं, और इस ऑप्शन को आप इस तरह से कंबाइन भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन को 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, T लिख दिया, तो ये कंबाइन हो गया। इसका भी आउटपुट आपका जो है सेम होगा। तो इस तरह से आप ls कमांड में एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं इस तरह से, और साथ ही साथ आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से कमांड को टाइप करना चाहते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या था। अब जैसे आपने सिंपल ls किया तो या तो फिर वो एक लाइन में दिखा रहा है, या फिर वो एक लाइन में एक दिखा रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था कि ls-1 करने पे, लेकिन वो सिर्फ उन फाइल को ही डिस्प्ले कर रहा है, इनकी कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप ls-l कर देते हैं तो वो क्या कर देगा कि उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन दे देगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, उसी फाइल के नाम है जो यहाँ पे थे, ये सारी चीज़ें देखिए, और वो यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा इसने और भी इंफॉर्मेशन दी है। आपको अभी इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे प्रोसीड करेंगे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सारी इंफॉर्मेशन है। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि ये आपका बताता है कि डायरेक्टरी है कि फाइल है, परमिशंस क्या है उस फाइल पे या डायरेक्टरी पे, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या आपका यूज़र नेम बताएगा, ये साइज होती है उस फाइल की या डायरेक्टरी की। अगर आप फिर जो है ls करके आप जो है l किया हमने, और साथ ही साथ अगर हम h ऑप्शन भी दे दें, इसको आप अलग भी दे सकते हैं, मीन्स -l करके भी दे सकते हैं, या फिर कंबाइन करके आप दे दीजिए एक दूसरे के साथ। तो इससे क्या होगा, इसमें जो थोड़ा सा साइज जो होगा ये आपका रीडेबल है, यानी 64 बाइट है, 224 बाइट है, यानी इसकी साइज जो है बाइट में है। बाकी ये जो फाइल है 0 साइज की है, ये फाइल जो है आपका 4 बाइट का है। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म बोलते हैं, h से आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्म आपका जो है हो जाता है। अगर आप इसको और भी ऑप्शंस के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बस आपको उस ऑप्शन की मीनिंग जो है पता होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए कि जैसे आप lt किया था तो आपने क्या किया था, सॉर्ट किया था, तो ये आपका सॉर्टिंग हो गया फाइल 2 फाइल 1 ये। लेकिन ये लेटेस्ट अपडेटेड था इसलिए ये पहले इसने जो है किया था। अगर सपोज कीजिए कि अगर आप इसमें R लगा देंगे तो ये सॉर्टिंग रिवर्स हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे फाइल 2 पहले था, फाइल 3 बाद में था, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी फाइल 3 ऊपर हो जाएगा और फाइल 3 आपका जो है बाद में हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो सॉर्टिंग है जो T के हेल्प से होती थी, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं इसके ऑर्डर को। नेक्स्ट आप जो है देख सकते हैं ls-i, यानी इससे क्या हुआ कि हर एक फाइल का inode नंबर ये डिस्प्ले कर रहा है। फाइल या फिर डायरेक्टरी का inode नंबर। inode नंबर क्या होता है कि आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो फाइल या डायरेक्टरी की एंट्री को वहाँ पे स्टोर करता है। तो हर एक फाइल या डायरेक्टरी को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक यूनिक नंबर दिया जाता है और वो वहाँ पे स्टोर होता है। ये inode आपका एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेंटेन होता है। आपको वो डिटेल में नहीं जाना है, बस आप यहाँ जानिए कि यहाँ पे inode नंबर आपका जो है डिस्प्ले हो जाता है। एक और ऑप्शन आपको देखते हैं कि ls-, जब आप ls करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो रही है। 5 इधर से 5 फाइल है, 5 डायरेक्टरी, टोटल 10। जब ls-a करेंगे तो आपका क्या होगा कि हिडन फाइल भी आपको जो है डिस्प्ले होगी, डॉट, और ये आपका करंट डायरेक्टरी होता है, ये आपका पेरेंट डायरेक्टरी होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लाइनेक्स में जो भी आपका फाइल हिडन होता है वो स्टार्ट होता है आपका डॉट से। तो फाइल हिडन, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ टच कमांड के थ्रू, तो ये हमने क्रिएट किया, क्रिएट हो गया। अब जब आप इसको ls करेंगे तो वो देखिए हिडन वाली फाइल नहीं दिखेगी, डॉट हिडन फाइल आपको नहीं दिख रही है। लेकिन जब आप ls-a करेंगे तो ऑल, यानी सारा दिख जाएगा, यानी आपको ये हिडन फाइल भी दिख गई। यानी अगर आपको हिडन फाइल देखना है तो ls
-d से आप जो है इसको देख सकते हैं। या फिर ld आपका एक कमांड आता है, इससे आप डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, किसी आप एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी की ls-ld। अब डायरेक्टरी 2 मैं कर देता हूँ तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने देख ली। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन आपको देगी ls-d से। सिर्फ आपका जो है ये आपका pwd कमांड inlinex, यानी आज हम लोग जानने वाले हैं सारा कुछ pwd कमांड के बारे में कि आपका pwd कमांड क्या होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल हो सकता है और ऑप्शंस क्या है, ये सारा कुछ। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस लेक्चर का हमारा कंटेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज pwd कमांड। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देखेंगे कि pwd कमांड के साथ कौन कौन से ऑप्शंस जो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी ऑप्शंस और कमांड होगा उस सबको हम कंसोल पे प्रैक्टिकल करके हम लोग देखेंगे ताकि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ। सबसे पहले चीज व्हाट इज pwd कमांड। तो सबसे पहले pw जो आपका स्टैंड करता है, इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो pwd क्या करता है कि जैसे देखिए, अगर आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि आप किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर पे होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे भी कुछ काम कर रहे हैं तो यानी कि डेस्कटॉप भी आपका एक डायरेक्टरी होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी होता है, इसी तरह से डाउनलोड डायरेक्टरी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी इसका मतलब एक पॉइंट आप यहाँ से नोट कीजिए कि अगर आप जब भी कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन है तो आप किसी न किसी डायरेक्टरी के अंदर रह करके ही आप काम करते हैं। तो जब भी आप pwd कमांड रन कराएंगे तो आपको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो डिस्प्ले करा देगा, यानी आपको बता देगा कि आप करेंटली किस डायरेक्टरी में हैं। और ये जब ये कमांड रन करता है, डायरेक्टरी डिस्प्ले करता है, तो डायरेक्टरी का पाथ जो दिखाता है वो रूट से दिखाता है। यानी जो भी पाथ वो आपको बताएगा / उसमें सबसे पहले लगा होगा, और ये यानी एब्सोल्यूट पाथ इसको जो है कहा जाता है। पाथ के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या फिर फ्यूचर के लेक्चर में जो है देखने वाले हैं। तो बस आप इतना जान लीजिए कि जो भी पाथ आपको डिस्प्ले होगा एब्सोल्यूट पाथ होगा, यानी / से स्टार्ट होगा, यानी रूट से वो सारा कुछ जो है आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं कि pwd कमांड के जो है क्या क्या आपके ऑप्शंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके जो है 2 ऑप्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है आपका -l, दूसरा होता है -p। तो जब -l के साथ जब आप इसको जो है रन कराएंगे तो डिस्प्ले द सिंबॉलिक लिंक। सिंबॉलिक लिंक का मतलब होता है आपका शॉर्टकट। शॉर्टकट इन द सेंस, सपोज कीजिए कि कोई फोल्डर है, वो एक्चुअल फोल्डर नहीं है, वो किसी का शॉर्टकट बना हुआ वो फोल्डर है और आपने उसको नाम जो है कुछ और रख दिया है। तो जब आप -l से उसको प्रिंट कराएंगे यानी pwd -l, तो अगर वो शॉर्टकट फोल्डर है तो भी उसका नाम जो है वही देगा जो उसके शॉर्टकट फोल्डर का है। लेकिन सपोज कीजिए कि उस शॉर्टकट फोल्डर का आपको जो है एक्चुअल फोल्डर फाइंड आउट करना है कि ये आखिर में किस जो है फोल्डर का जो है ये सिंबॉलिक लिंक है, यानी कि शॉर्टकट बना हुआ है। तो आप जो है pwd -p जब कर देंगे तो आपको वो एक्चुअल डायरेक्टरी को डिस्प्ले करा देगा। तो ये इस तरह से आपका जो है ये दोनों ऑप्शन काम करता है। चलिए आइए इस सारी चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल करते हैं कंसोल पे, ताकि जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपको थ्योरी में थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई होगी, उसको और भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए मूव करते हैं कंसोल की तरफ। ये हमारा टर्मिनल ऑलरेडी पहले से ही ओपन किया हुआ है। तो अब आप जब इसको pwd में करूँगा तो देखता हूँ, मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस डायरेक्टरी के अंदर में हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो मेरा डायरेक्टरी क्या है, रूट यहाँ से यूजर्स के अंदर मोकरबीन है, फिर आपका जो है लर्न लाइनेक्स कमांड बना हुआ है, उसके बाद फिर आपका dir यानी जो है डायरेक्टरी 1 आपका जो है बना हुआ है और इसके अंदर मैं जो हूँ एग्जिस्ट करता हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ पे pwd -l करूँ तो फिर क्या होगा, यानी सिंबॉलिक लिंक डिस्प्ले कर देगा। यानी कि अगर ये सिंबॉलिक लिंक होगा तब भी ये डिस्प्ले करेगा,
फिजिकल लिंक होगा तब भी ये डिस्प्ले करेगा। तो चलिए आइए इस डायरेक्टरी का जो है ये तो पता चल गया कि ये है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका जो मेन फिजिकल डायरेक्टरी है यानी एक्चुअल डायरेक्टरी है वो क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल डायरेक्टरी भी यही है, यानी ये जो डायरेक्टरी है सिंबॉलिक लिंक जो है आपका नहीं है। तो ये तो एक चीज कंफर्म हो गया। अब सपोज कीजिए कि हम एक ऐसा फोल्डर क्रिएट करते हैं जो कि सिंबॉलिक लिंक हो किसी भी फोल्डर का। तो कमांड होता है सिंबॉलिक लिंक यानी शॉर्टकट क्रिएट करने का -s। इस कमांड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यूजर एक हमारा फोल्डर होता है, उसका मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंबॉलिक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ इसी डायरेक्टरी के अंदर। तो क्या डायरेक्टरी कर दिया मैं उसका नाम दे दे रहा हूँ यूजर लिंक। ठीक है, मैंने उसका नाम दिया यूजर लिंक नाम से, ये हमारा डायरेक्टरी है और ये मैंने क्रिएट कर दिया, यानी आपका एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया। अब आप ls करोगे तो ये देखिए ये आपका शॉर्टकट क्रिएट हो गया है। तो cd इसके अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये इसके अंदर चले गए। अब अगर आप pwd इसको करोगे तो उसका पाथ क्या दिखाना चाहिए, यहाँ से पूरा जो है होते हुए इसके अंदर है तो आपका / एक यूजर ln दिखाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये बना हुआ है। तो चलिए आइए इसको देख लेते हैं क्या है, pwd किया हमने और इसको प्रिंट कर दिया। तो ये देखिए ये आपका जो है यहाँ तक डिस्प्ले करा दिया, जो कि बहुत सही चीज है। अब इससे मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये फिजिकल है कि क्या है, तो इसका सिंबॉलिक लिंक डिस्प्ले कराते हैं। तो सिंबॉलिक लिंक भी आपका यही डिस्प्ले हुआ। अब इससे पता नहीं चलेगा कि ये सिंबॉलिक लिंक है कि एक्चुअल है। अगर आप इसका एक्चुअल लिंक देखना चाहते हैं यानी आप देखना, तो अगर ये एक्चुअल लिंक होगा तो आपका आउटपुट यही आ जाएगा, और अगर ये सिंबॉलिक लिंक होगा तो इसका आउटपुट दूसरा आएगा जो कि आपका होना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए pwd -p जब किया तो यहाँ पे आ गया /यूजर, मतलब इसका ये हुआ कि ये जो है आपका सिंबॉलिक लिंक है जो कि इसका बना हुआ है। इसका जो एक्चुअल है फिजिकल जो एक्चुअल डायरेक्टरी है ये /यूजर है। तो इस तरह से pwd कमांड के हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो भी आपका फोल्डर बना हुआ है वो आपका क्या है। तो ये सारा कुछ, और इसमें जो है आप ये भी देख सकते हैं ls-lt से जब आप इसको करेंगे तो ये आपका अगर लिंक होगा ये वाला फोल्डर तो वो बता देगा कि ये आपका जो लिंक है। ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे लिंक है और ये भी बता देगा कि ये किसका लिंक है। तो ये आपका इसका लिंक है, यूजर का फोल्डर का आपका जो है लिंक है। ls कमांड से भी आप सिंपल जो है जान सकते हैं, pwd कमांड से भी आप उसको जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि pwd कमांड क्या होता है, -p ऑप्शन क्या होता है, -l ऑप्शन क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो कि है आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ इन लाइनेक्स, यानी आज के लेक्चर में हम लोग जो है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसका कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ पाथ इन लाइनेक्स, यानी पाथ का मतलब क्या होता है लाइनेक्स में। सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद व्हाट इज एब्सोल्यूट पाथ इन लाइनेक्स, यानी फिर देखेंगे कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। उसके बाद फिर रिलेटिव पाथ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चीज़ व्हाट इज़ पाथ इन लाइनेक्स। तो जैसा आपको पता है कि लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, फाइल्स होते हैं जिनको हम लोग, जो फाइल का कलेक्टिवली चीज़ होता है, यानी फाइल्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड लिखे होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फाइल सिस्टम। यानी फाइल सिस्टम का मतलब बहुत सारे फाइल का कलेक्शन, और डायरेक्टरी के बना करके बहुत सी फाइल जो है ऐसे ही रखी होती है, बहुत सी फाइल जो है डायरेक्टरी के अंदर रखी होती है। डायरेक्टरी इन द सेंस फोल्डर के अंदर बना करके सारी चीज़ें रखी रहती है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्टरीज होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल होते हैं उनको हम बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं फाइल सिस्टम या सिस्टम फाइल, आप जो भी समझ लीजिए। तो उसके बाद देखते हैं कि पाथ बोलते किसको है। पाथ इज यूनिक लोकेशन ऑफ एनी फाइल और डायरेक्टरी इन द OS फाइल सिस्टम, यानी कि जो भी फाइल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, जो भी डायरेक्टरी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में होगी, उसका एक लोकेशन होगा। यानी
यूनिक लोकेशन होता है उसको, यानी हर एक का, यानी लोकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं लाइनेक्स में, पाथ बोलते हैं। यानी किसी भी फाइल का, किसी भी डायरेक्टरी का जो यूनिक लोकेशन होता है उसको हम लोग पाथ बोलते हैं। और लोकेशन आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी एक फाइल के मल्टीपल पाथ आपके जो है हो सकते हैं और सारे के सारे आपके यूनिक होंगे। अब और जो आपके लाइनेक्स में जो पाथ होता है किसी भी फाइल का या डायरेक्टरी का, वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है एब्सोल्यूट पाथ, दूसरा होता है आपका रिलेटिव पाथ। यानी एक ही पर्टिकुलर फाइल के आपका क्या होता है, एब्सोल्यूट पाथ भी हो सकता है, रिलेटिव पाथ भी हो सकता है। और एक बात यहाँ मैं बता दूँ आपको कि एक अगर फाइल है आपका तो उसका एब्सोल्यूट पाथ यूनिक होता है और रिलेटिव पाथ मल्टीपल हो सकते हैं। तो एक बात यहाँ से नोट करने वाली है कि किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के एक ही एब्सोल्यूट पाथ होता है, यानी यूनिक होता है दैट इज, और रिलेटिव पाथ आपके मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के। तो अब चलिए आइए देखते हैं कि आपका एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। डिफाइन द लोकेशन ऑफ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी, और जिसको फॉरवर्ड स्लैश रूट को फॉरवर्ड स्लैश भी बोलते हैं। तो यानी कि मैं एक बात बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, उसके बहुत सारी फाइल हो सकती है। तो आपका एक फोल्डर का स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो सबसे बाहर यानी जो सबसे आउटर फोल्डर होता है उसको हम लोग रूट फोल्डर बोलते हैं या रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग ये फॉरवर्ड स्लैश से। तो आपका जो भी लोकेशन किसी भी फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरी का लोकेशन अगर रूट डायरेक्टरी से अगर होगा तो वही आपका कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ। यानी वही आपका होता है एब्सोल्यूट पाथ, यानी किसी भी फाइल का या डायरेक्टरी का रूट डायरेक्टरी से जो लोकेशन होगा, रूट डायरेक्टरी से जो पाथ होगा, वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। वी कैन से एक्चुअल पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू द डेस्टिनेशन फाइल और डायरेक्टरी। इसको हम लोग एक्चुअल पाथ भी बोल सकते हैं और ये हमारा यूनिक होता है। और इसकी पाथ जो है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फॉरवर्ड स्लैश से, यानी कि रूट डायरेक्टरी से। और आपका जो PWD कमांड होता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है उस लेक्चर को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और आप फिर प्लेलिस्ट पे जा करके इस PWD के बारे में जो है आप दे सकते हैं। तो PWD जो कमांड होता है आपका, जो भी पाथ प्रोवाइड करता है वो आपका एब्सोल्यूट पाथ होता है, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि PWD कमांड टाइप करने पे उसकी जो पाथ की स्टार्टिंग होती है आपकी वो फॉरवर्ड स्लैश से होती है। तो अब चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है आपका रिलेटिव पाथ। डिफाइन द लोकेशन ऑफ अ फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम द करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी जैसा कि एब्सोल्यूट पाथ के बारे में बताया गया था कि रूट डायरेक्टरी से उसका जो लोकेशन होगा वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट पाथ। बट रिलेटिव पाथ क्या होता है कि सपोज कीजिए कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई काम कर रहे हैं तो आपकी जो करेंट डायरेक्टरी है यानी कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वहाँ से किसी फाइल या डायरेक्टरी का जो लोकेशन होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ। यानी जहाँ पे आप अभी करेंटली है वहाँ से रिलेटिवली क्या आपका पाथ है। और एक फाइल का आपके मल्टीपल रिलेटिव पाथ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि करेंटली आप किस डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हैं। These are very helpful for moving in directory across the OS file system। और आपकी जो है पाथ की नॉलेज, पाथ का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लाइनक्स कमांड के थ्रू टर्मिनल का इस्तेमाल करके एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि विंडोज़ में क्या होता है कि क्लिक बेसिस पे आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, बट लाइनक्स में आप जो है कमांड लाइन के थ्रू जब एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में या एक फाइल से दूसरे फाइल की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पे पाथ की नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी। ये आपका हिस्ट्री कमांड इन लाइनक्स, यानी आज हम लोग जो है हिस्ट्री कमांड के बारे में जो है जानने वाले हैं कि लाइनक्स में हिस्ट्री कमांड आपका क्या होता है, क्यों इसका इस्तेमाल होता है, सारा कुछ जो है देखेंगे। तो चलिए आइए आज के वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा कंटेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज हिस्ट्री कमांड इन लाइनक्स, यानी हिस्ट्री कमांड का आपका क्या मतलब होता है लाइनक्स में, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका आउटपुट होता है, वो देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे हाउ टू सर्च इन हिस्ट्री, यानी अगर आप लाइनक्स कमांड यूज़ कर रहे हैं और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि हमने बहुत सारी हिस्ट्री मतलब बहुत सारे कमांड टाइप किया हुआ, उसमें से किसी एक कमांड को हमें क्या करना है, सर्च करना है, तो वो आप जो है कैसे सर्च कर सकते हैं।
और उसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। जो भी चीज़ें हम लोग थ्योरी देखेंगे उसको टर्मिनल पे जाके प्रैक्टिकल करेंगे। ये चीज़ व्हाट इज़ हिस्ट्री कमांड इन लाइनक्स। तो आप जब भी किसी टर्मिनल पे यानी बैश के टर्मिनल पे आप हिस्ट्री टाइप करेंगे यानी हिस्ट्री कमांड को टाइप करेंगे तो वो आपका क्या करेगा, सो ऑल कमांड टाइप्ड ऑन टर्मिनल फ्रॉम लास्ट सेशन, यानी आपने पास्ट में जितने भी कमांड टाइप किए होंगे आप उस टर्मिनल पे वो सारा का सारा आपका लिस्ट डाउन कर देगा लास्ट सेशन से, यानी जब भी उसका सेशन स्टार्ट हुआ होगा उस टर्मिनल का वो सारा का सारा कमांड आपका जो है वहीं पे लिस्ट डाउन कर देगा। तो ये बहुत अच्छा सिनारियो होता है, बहुत अच्छा कमांड है, क्योंकि सपोज कीजिए कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम जो है कमांड टाइप करते चले जाते हैं टर्मिनल पे, बहुत से नए कमांड भी होते हैं, कभी गूगल से सर्च करके हम टाइप करते हैं और कभी उसकी ज़रूरत हमें फिर से पड़ जाती है। तो आप जो है उस हिस्ट्री कमांड टाइप करके उस कमांड को जो है आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक रिक्वायरमेंट आपकी क्या होती है कि कभी कभी आपका ये लिस्ट इतना बड़ा होता है कि आप स्क्रॉल करके इसको जो है नहीं देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपकी एक रिक्वायरमेंट निकल के आता है कि हाउ टू सर्च इन हिस्ट्री, यानी आप जो है हिस्ट्री जो भी आपका कमांड आपने टाइप किया है हिस्ट्री, उससे जो आउटपुट आता है उसमें आप कैसे सर्च कर सकते हो कोई अपना कमांड जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, यानी वन काइंड ऑफ सर्चिंग। तो उसका सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करो कि टर्मिनल पे Ctrl+R का बटन प्रेस करो, की प्रेस करो, वहीं पे आपको सर्चिंग के लिए ऑप्शन देगा। जैसे जैसे आप टाइप करोगे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड जो आपको याद हो जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो तो वो आपको वहीं पे आ जाएगा और आप फिर इंटर करके उस कमांड को आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। चलिए आइए इस सारे चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं टर्मिनल पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में वो चीज़ जो आ जाए। तो चलिए मूव करते हैं टर्मिनल की। ये मेरा टर्मिनल है, लैपटॉप पे मैंने इसको जो है ओपन कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि हिस्ट्री कमांड टाइप करते हैं, फिर देखते हैं कि आउटपुट आपका क्या होता है। तो हिस्ट्री यहाँ पे आप टाइप कीजिए, सिंपल जो हिस्ट्री की स्पेलिंग होती है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 503 कमांड आपको जो है रिवर्स ऑर्डर में दिया है। जैसे आपने रिसेंट कमांड हम लोगों ने क्या टाइप किया था, हिस्ट्री टाइप किया था, उससे पहले क्लियर टाइप किया था, मैन ग्रेप टाइप किया था, ये सारे के सारे आपके क्या है, कमांड है। अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये पूरा 1 तक ये जाएगा और पूरे के पूरे कमांड आप देखेंगे कि ये सारा का सारा कमांड वो है जो हमने यहाँ पे इस सेशन में टाइप जो है किया हुआ है। तो यही रिक्वायरमेंट यहीं से निकल के आती है कि हिस्ट्री तो आपको दिख गई, लेकिन कभी कभी रिक्वायरमेंट आपके पास ये आता है कि हम लोग जो है इसमें सर्च करें। तो उसके लिए क्या है कि आप Ctrl+R इस की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन दे रहा है आपका रिवर्स आई सर्च, यानी रिवर्सली आपको जो है क्या करेगा, सर्च करेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे PWD कमांड है, मुझे PWD कमांड को सर्च करना है, उससे रिलेटेड क्या था, तो PWD आप जैसे टाइप करेंगे तो ये देखिए PWD का जो सबसे रिसेंट वाला है, जो सबसे लास्ट वाला है, जो रिसेंटली टाइप हुआ है वो आपको यहाँ पे दे दिया, ये सारी चीजें। और इसी तरह से आपको ये सारा रिसर्च यानी कि जो PWD का सबसे रिसेंट यूज है वो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा, यानी रिवर्सली यहाँ से ऐसे आपका जो है सर्चिंग इसकी होती हुई चली जाती है। अब इसको आप जैसे ही इंटर करेंगे आपको जो है वो सारा का सारा आउटपुट उसको मिल जाएगा। लेकिन आप सपोज कीजिए कि Ctrl+R किया आपने और PWD इसको जो है आपको कमांड तो यहाँ पे मिल गया, आपने जो स्ट्रिंग टाइप किया वो ये चीज़ है और उसका आउटपुट सर्चिंग के बाद ये है। लेकिन आप सपोज करो कि आप इसको नहीं करना चाहते हो टाइप, तो आप सीधे इसको क्या कर सकते हो कि कोई भी की प्रेस कर दो, एरो लेफ्ट राइट, तो ये आपका टर्मिनल पे कमांड आ जाएगा और जब इंटर करोगे तब ये एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर आप Ctrl+R करके और PWD करोगे और यही इसी केस में अगर इंटर कर दोगे तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका क्लियर कमांड इन लाइनक्स, यानी आज का जो लेक्चर है हमारा फोकस्ड है क्लियर कमांड के बारे में। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो क्लियर कमांड आपका जो है वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड कमांड है, यानी क्लियर कमांड आप बहुत बार जो है इसका इस्तेमाल करते हैं और टाइम पे इस्तेमाल करते हैं, हर एक कमांड के साथ जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो फोकस्ड है क्लियर कमांड के बारे में ही। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ क्लियर कमांड इन लाइनक्स, यानी क्लियर कमांड आपका होता क्या है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे क्लियर कमांड के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग थ्योरी लेवल पे पढ़ेंगे उसको सिंपल टर्मिनल पे भी जो है पहली चीज़ क्लियर कमांड होता क्या है। तो क्लियर द टर्मिनल,
यानी जैसा नाम से ही पता है आपको कि आप टर्मिनल पे कमांड टाइप करते हैं, तो क्लियर कमांड क्या करता है, आपके टर्मिनल को क्लीन कर देता है। जैसे भी आप कमांड टाइप करते चले जाएंगे, आउटपुट आता चला जाएगा, तो आपका टर्मिनल क्या होता है, फिल हो जाता है पूरा टेक्स्ट वगैरह से। तो आपको आपके टर्मिनल को अगर क्लीन करना है तो आप क्लियर लिख करके टाइप कर दीजिए, ये आपका जो है टर्मिनल को क्लीन कर देगा। इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्लियर कमांड के बारे में, वो ये है, क्लियर कमांड जो है आपका कोई ऑप्शन नहीं होता है इसके पास, ये किसी ऑप्शन के साथ इस्तेमाल जो है नहीं होता है। सिंपल आपको क्लियर टाइप करना है। यानी कि आप बहुत से कमांड का हमने प्रैक्टिस किया एलएस कमांड के बारे में या पीडब्ल्यूडी कमांड के बारे में, या जो भी चीज़ें हैं हम लोगों ने देखा कि उसमें हम लोग कोई ना कोई ऑप्शन भी यूज़ करते थे और उसको देखते थे, लेकिन क्लियर कमांड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और सेकेंड पॉइंट है इसके लिए कि क्लियर कमांड सिर्फ टर्मिनल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एलएस के केस में हमने देखा, पीडब्ल्यूडी के केस में देखा, और भी आप बहुत से कमांड देखेंगे। जो होता क्या है कि वो आपका टर्मिनल पे तो वर्क करता है, साथ ही साथ हम उसको किसी न किसी फाइल पे भी अप्लाई कर देते हैं, यानी आर्गूमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर कमांड में ना तो आप कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप कोई आर्गूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल के लिए ही इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो चलिए आइए, जो भी हम लोगों ने थ्योरी देखा, जो भी पॉइंट्स देखा, उसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं क्विकली, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मूव करते हैं टर्मिनल की। टर्मिनल मैंने पहले से ही ओपन किया हुआ है। अगर आप एलएस कमांड टाइप करेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप सपोज कीजिए कि आपने हिस्ट्री टाइप किया, तो आपको हिस्ट्री यहाँ पे दिख गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा टर्मिनल देखेंगे तो टेक्स्ट से ये आपका फुल हो गया है। तो फुल हो गया है। अगर आप पीडब्ल्यूडी करें तो आप फिर अलग टेक्स्ट आ जाएगा आपका। तो इस तरह से पूरा आपका जो ये स्क्रीन फुल है, इस तरह से आप अगर यहाँ पे क्लियर लिख करके आप इसको जो है हिट करते हैं तो ये आपका क्लीन हो जाएगा। तो ये है आपका क्लियर कमांड का है, जो कि है आपका टच कमांड इन लाइनेक्स। टच कमांड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूजेबल लाइनेक्स का कमांड है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टच कमांड, यानी देखेंगे कि टच कमांड को हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस पर्पज़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है टच कमांड के, कुछ देखेंगे, सारे को नहीं देखेंगे। उसके बाद फिर जो है प्रैक्टिकल करेंगे टर्मिनल पे, जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी किसी भी थ्योरी पॉइंट को जो है समझने के लिए। लास्ट में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, आप उसको जो है ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको टच कमांड को लेकर के आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो और आप जो है अच्छे से इस टच कमांड का इस्तेमाल करें। चीज़ कि टच कमांड का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्रिएट एम्प्टी फाइल वन और मोर, यानी सबसे पहला यूज़ तो ये होता है टच कमांड का कि आप टच कमांड के हेल्प से एम्प्टी फाइल जो है क्रिएट कर सकते हैं, और एक नहीं एक से ज़्यादा भी आप जो है एक ही बार में क्रिएट कर सकते हैं। यानी सिंपल टच कमांड से आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, एक बार में एक या एक बार में एक से ज़्यादा। नेक्स्ट इसका है मॉडिफाई द टाइम स्टैम्प ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल और डायरेक्टरी। अगर कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके सिस्टम पे, तो आप उसका टाइम स्टैम्प भी मॉडिफाई कर सकते हैं टच कमांड के हेल्प से। टाइम स्टैम्प क्या होता है, ये एक कलेक्शन ऑफ टाइम होता है जो कि एक पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी से एसोसिएटेड होता है। जैसे कि उसका वो लास्ट बार रीड कब हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, उसकी परमिशंस वगैरह कब चेंज हुई थी, मतलब ये सारी चीज़ें कुछ टाइम होती है जो उस पर्टिकुलर फाइल से रिलेटेड होती हैं, तो उनका कलेक्शन ही होता है आपका टाइम स्टैम्प। कई तरह के टाइम स्टैम्प होते हैं, इस लेक्चर में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में, इसी पर्टिकुलर लेक्चर में। तो चलिए भाई ये देख लेते हैं कि फाइल क्रिएशन जो है किस तरह से किया जाता है। अगर आपको एक फाइल क्रिएट करना है तो टच लिख करके आप उस फाइल का नाम दे दीजिए, वो फाइल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और वो फाइल आपकी जो है एम्प्टी होगी। अगर आपको जो है कई सारे फाइल क्रिएट करने हैं, यानी एक से ज़्यादा, तो टच कमांड लिख करके आप जो है उस सारे फाइल का नाम जो है स्पेसिफाई दे करके आप जो है लिख दीजिए, वहाँ पे आपका जो है टच करके तो वो सारा फाइल आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं कि किस तरह से फाइल हम क्रिएट करते हैं। तो मूव करते हैं टर्मिनल की। तो टर्मिनल ऑलरेडी है, मैं एलएस करके देख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी फाइल पड़े हुए हैं इतने सारे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, RF-RF स्टार कर दिया, ये सारा का सारा आपका जो है कंटेंट यहाँ से डिलीट हो गया। अब चलिए आइए टच कमांड के हेल्प से एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल जो है आपका 1 हो गया, ठीक है, ये देखिए ये क्रिएट हो गया ये फाइल। एक से ज़्यादा फाइल अगर आपको क्रिएट करना है तो टच फाइल 2, फाइल 3,
फाइल 4 मैंने जो है ये क्रिएट किया। अब जो है टच जैसे ही टाइप करेंगे ये सारे फाइल आपके जो है क्रिएट हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप जो है एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड के हेल्प से, अगर आपको एक करना है या फिर एक से ज़्यादा करना है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका टाइम स्टैम्प मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइम स्टैम्प आपका होता क्या है। देयर आर 3 टाइप ऑफ टाइम स्टैम्प, यानी किसी भी फाइल या डायरेक्टरी से रिलेटेड 3 तरह के टाइम स्टैम्प उससे रिलेटेड होते हैं। पहला होता है एक्सेस, दूसरा होता है मॉडिफाई, तीसरा होता है आपका चेंज। एक्सेस क्या होता है? एक्सेस टाइम स्टैम्प आपका क्या शो करता है? लास्ट टाइम ऑफ फाइल और डायरेक्टरी रीड, यानी लास्ट टाइम किसी यूज़र ने उस फाइल को कब रीड किया था या फिर उस डायरेक्टरी को, वो कहलाता है आपका एक्सेस टाइम स्टैम्प। मॉडिफाई टाइम स्टैम्प क्या होता है कि लास्ट टाइम किसी यूज़र ने उसके कंटेंट को, यानी जो उसके अंदर लिखा हुआ है, कब मॉडिफाई किया था, दैट इज कॉल्ड मॉडिफाई टाइम स्टैम्प। चेंज टाइम स्टैम्प लास्ट टाइम ऑफ मेटा डेटा चेंज। मेटा डेटा चेंज यानी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है जो फाइल से रिलेटेड होती है। फर्स्ट जैसे कि आपका परमिशन हो गया, उसमें रीड राइट की परमिशंस फाइल को देनी है, तो वो वाली चीज़, अगर वो चीज़ मॉडिफाई होती है उस पर्टिकुलर फाइल की, तो वो आपका होता है चेंज टाइम स्टैम्प। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये 3 तरह के टाइम स्टैम्प आपके कौन कौन से होते हैं। आपका जो कमांड होता है स्टैट टाइप करके आप जो फाइल नेम दे दीजिए, तो वो आपका क्या होगा, आप उस पर्टिकुलर फाइल का टाइम स्टैम्प जो है देख सकते हैं, उन सारे टाइम स्टैम्प का जो भी उस फाइल से पर्टिकुलर रिलेटेड है। तो चलिए आइए इसको प्रैक्टिकल करते हैं और देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं इस स्टैट के हेल्प से। जैसे अभी हम लोगों ने जो है 4 फाइलें क्रिएट की, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 4। अगर आप स्टैट कमांड टाइप करके उस पर्टिकुलर फाइल का नाम देंगे तो आप उसका टाइम स्टैम्प जो है देख सकते हैं। ये देखिए स्टैट मैंने टाइप किया और फाइल 1, ये देखिए उसका स्टैट दे दिया, सारा का सारा टाइम स्टैम्प। सबसे पहले फाइल है, साइज़ कितनी है, किस तरह का फाइल है, परमिशंस उस पर क्या है, यूआईडी क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमें इस चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। अभी जो हमें फोकस करना है वो ये चीज़ है, एक्सेस, मॉडिफाई एंड चेंज। ये देखिए आपका टाइम स्टैम्प है। अगर आप इसको जो है टाइम देखें ध्यान से, तो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया, यानी ये क्या है 4 अप्रैल, थर्सडे इसका दिन है। टाइम क्या है 8:33 और ये सुबह के जो है ये टाइम अपना दिखा रहा है 2019 का दिखा रहा है। तो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं सारा का सारा टाइम स्टैम्प। सपोज कीजिए कि हम लोग इस फाइल में, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है कि इस फाइल में एक्सेस टाइम जो है 8:33 का है, जो कि क्रिएट किया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस फाइल को रीड करता हूँ, वी किया और वी करके मैं जो फाइल 1 पे इसको इंटर गया और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, इसको सिर्फ जो है क्लोज कर दिया। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है, स्टैट फाइल 1। अब देखिए अब यहाँ पे जो एक्सेस टाइम स्टैम्प है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ नहीं, सिंपली हमने कुछ नहीं किया, वहाँ पे रीड भी नहीं किया क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं था। चलिए इसको फिर से बेटर वे में इसको जो है देखते हैं हम लोग कि कैसे, अगर आप कंटेंट आप इसका रीड करता है कोई यूजर, तो सारा कुछ जो है इसमें हो जाएगा। वो ओपन और मॉडिफाई का ये इसमें एक्चुअली टाइम स्टैम्प आ गया क्योंकि हम लोगों ने उस फाइल को ओपन करके उसमें कुछ नहीं किया, उसको क्लोज कर दिया। तो दैट इज़ मॉडिफाई का आपका जो है इसमें कंटेंट आ गया। इसलिए देखेंगे तो ये मॉडिफाई हो गया है, इसका टाइम स्टैम्प अकॉर्डिंग टू सारा कुछ इसमें एक्सेस भी हो गया, मॉडिफाई भी हो गया, चेंज भी हो गया, एक्चुअली उसको सिर्फ ओपन कर लेने से। तो होप आपको एटलीस्ट यहाँ से इतना आइडिया लग गया होगा कि स्टेट जो टाइम स्टैम्प है, सॉरी कमांड है, इससे आप जो है फाइल, किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी का पूरा स्टैट दे सकते हैं, पूरी की पूरी टाइम स्टैम्प जो है उसकी देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, ताकि आपको चीज़ें समझ में आती चली जाए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है टच -am फाइल नेम। अगर यहाँ पे आप am देते हैं, ए जो है एक्सेस टाइम को मॉडिफाई कर देता है, एम आपका जो है मॉडिफाई टाइम को जो है चेंज कर देता है। तो चलिए इस कमांड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आपका पड़ता है जो भी अगर हम इस कमांड को चलाते हैं। तो मूव करते हैं कंसोल की तरफ। यहाँ पे अगर देखा आपने कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी फाइल 1 का स्टेट हम लोगों ने किया हुआ है, 8:36 पे है। अब इसको मॉडिफाई करते हैं टच से, टच किया, am किया, उसके बाद फिर फाइल 1 कर दिया हमने, ठीक है, टच कमांड हो गया। अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, स्टैट फाइल 1। ये देखिए इसमें क्या हुआ कि आपका एक्सेस टाइम भी मॉडिफाई हो गया, ए की वजह से मॉडिफाई टाइम भी आपका चेंज हो गया,
और आपका जो है मेटा डेटा वाला भी तो चेंज हो गया, क्योंकि आपने उस फाइल के चीज़ें जो है चेंज कर दी, एक्सेस और मॉडिफाई। तो चेंज वाला तो ऑलवेज जो है ये चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है एक्सेस टाइम को चेंज करते हैं। ठीक है, एक्सेस टाइम को चेंज करके देखते हैं कि एक्सेस टाइम को चेंज करने पे क्या इम्पैक्ट आता है। सिर्फ एक्सेस टाइम को चेंज किया, अब स्टैट देखिए। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, चेंज वाला भी अपडेट हुआ है, लेकिन मॉडिफाई वाला इस बार अपडेट नहीं हुआ है, 9 पे ही है। और ये एक्सेस टाइम आपका जो है अपडेट हो गया। इसी तरह से सिर्फ -m का भी इस्तेमाल करके जो है आप उसको जो है चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ये ऑप्शन है दो, A और M, इससे एक्सेस और मॉडिफाई टाइम आप जो है चेंज कर सकते हैं। कंसोल को मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा जो है -r है। ये क्या है आपका, टच -r किया हमने, R को रेफरेंस बोलते हैं, फाइल 1 फाइल 2, दो फाइल का नाम यहाँ पे हम देते हैं। इससे होता क्या है, मॉडिफाई द टाइम स्टैम्प ऑफ फाइल 2 सेम एज फाइल 1, यानी कि जो राइट वाले में आपका जो है फाइल होगा, दो फाइल का नाम देना है, इस वाले फाइल का जो है टाइम स्टैम्प मॉडिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फाइल 1। ठीक है, यानी जब आप इसको, यानी किसी भी पर्टिकुलर फाइल का आप टाइम स्टैम्प मॉडिफाई कर रहे हो किसी और फाइल के टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो फाइल है, एक हमारा फाइल 1 है, फाइल 2 है। तो स्टार्ट करते हैं और फाइल 1 हम लोग कर लेते हैं, करेक्ट। ये आपका हो गया स्टार्ट, फाइल 1 का ये स्टार्ट है। अब इसी तरह से दूसरे फाइल का स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फाइल 2। ठीक है, ये देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि दोनों के स्टैट जो है अलग अलग है। अब मैं चाहता हूँ कि फाइल 2 का स्टैट जो है हम लोग मॉडिफाई कर दें, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो क्या लिखना है, टच R, ऑप्शन दिया, और फाइल 2 का हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, किसके अकॉर्डिंग, फाइल 1। तो फाइल 1 को पहले यहाँ लिख दिया, और फाइल 2 का आपको मॉडिफाई करना है तो आप इसको यहाँ लिख दिया। अब जैसे ही टच कर किया हमने, मॉडिफाई हो गया, फाइल 2 का स्टैट आपका मॉडिफाई हो चुका है जो है इसके अकॉर्डिंग। तो अब स्टार्ट करके देख लेते हैं कि मॉडिफाई हुआ कि नहीं। स्टार्ट फाइल 2 करोगे क्योंकि, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, फाइल 2 का स्टार्ट हम लोगों ने यहाँ देखा था तो क्या था 833, यहाँ पे 838, ये चीज़ जो है मॉडिफाई हो गई। और ये आपका चेंज 840 हो गया, क्यों, क्योंकि इस समय ये जो है फाइल मॉडिफाई हुआ है, तो ये मैच नहीं करेगा, आपको एक्सेस और मॉडिफाई टाइम ही आपका जो है मैच इसमें करता चला जाएगा। तो होप आपको ये ऑप्शन भी समझ में हम लोग MKDIR, RMDIR और RM कमांड के बारे में जो है स्टडी करेंगे। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है आपके लाइनक्स को लेकर के, जो डायरेक्टरी से रिलेटेड मैनिपुलेशन जो है आपके करते हैं इस लेक्चर का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ MKDIR कमांड इन लाइनक्स, यानी सबसे पहले हम लोग MKDIR कमांड के बारे में देखेंगे, उसके बाद RMDIR कमांड के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे कि RM कमांड आपका जो है क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को देखेंगे इन सारे कमांड से रिलेटेड, यानी MKDIR, RMDIR और RM से रिलेटेड। और जैसे जैसे हम लोगों को ज़रूरत होगी वैसे वैसे जो है हम लोग टर्मिनल पे प्रैक्टिस भी करते चले जाएंगे, यानी थ्योरी को समझते भी चले जाएंगे प्रैक्टिकल बेसिस पे, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो चीज़ समझ में आ जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिस बताऊँगा कि किस सिचुएशन में कौन सा कमांड जो है इस्तेमाल करना। पहली चीज़ MKDIR कमांड, यानी स्पेलिंग इसकी क्या है, MKDIR, इसको जो है मेक डायरेक्टरी भी बोलते हैं। मेक डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म है, और मेक डायरेक्टरी से ही आपको जो है निकाला गया है एक्सट्रैक्ट करके MKDIR। डायरेक्टरी का मतलब होता है आपका फोल्डर, यानी लाइनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं, और आपका जो है विंडोज़ वगैरह में इसी चीज़ को फोल्डर बोला जाता है। तो यानी कि ये जो MKDIR कमांड है ये आपका जो है डायरेक्टरी, या फिर यूँ कह लीजिए कि फोल्डर क्रिएट करने के आपका जो है काम आता है। यानी जब भी आप MKDIR दे करके कुछ नाम देंगे तो आपका ये एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा उसी लोकेशन पे। एक इसका ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है -p। अगर आपको नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, नेस्टेड डायरेक्टरी इन द सेंस कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप जो है -p ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको जो है नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट करके दे देगा। -p का मतलब होता है पाथ, p का मतलब होता है आपका पाथ, यानी आप पाथ दे दीजिए, सारे डायरेक्टरी वो जो है क्रिएट करके दे देगा आपको।
तो चलिए आइए जो भी हमने mkdir के बारे में पढ़ा उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए मूव करते हैं टर्मिनल की तरफ। ये टर्मिनल जो है मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, और अगर सबसे पहले मैं इसको pwd कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग कहाँ पे हैं, आपका जो है यूज़र के अंदर जो है मुकरबिन के अंदर जो है अपना आपका जो है लर्न लाइनेक्स कमांड, ये आपका जो है लोकेशन है। लेकिन मैं इसको जो है पीछे जा कर के मैं सबसे पहले डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे ही सारा काम हम लोग जो है करेंगे। लर्न लाइनेक्स कमांड ये चीज़ है। अब मैं डेस्कटॉप पे आ गया, और आपका ये जो ls है तो यहाँ पे rm-rf ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। आपको जो है ये चीज़ अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो है अभी ये देखिए, आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब हम लोग कहाँ पे आ गए, यूज़र है, मुकरबिन मेरा नाम है, उसके बाद फिर डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है आपका लर्न लाइनेक्स कमांड, यहाँ पे हम लोग जो है। तो चलिए आइए वेरीफाई कर लेते हैं गुई तौर पे भी कि कहाँ पे ये आपका जो है फोल्डर है। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप है हमारा, और डेस्कटॉप पे आपका जो है ये वाला फोल्डर है लर्न लाइनेक्स फोल्डर। ये देखिए ये फोल्डर अभी क्या है, आपका पूरा का पूरा एम्प्टी है। अभी इसके अंदर ना कोई फाइल है और ना ही कोई आपका जो है फोल्डर है। तो चलिए आइए अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं और फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि mkdir आप कीजिए, और फिर dir1 यानी कोई भी डायरेक्टरी का आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं, या आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो ये देखिए ये क्या होगा, आप जैसे ही mkdir और कोई नाम देंगे तो एक डायरेक्टरी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए इसको वेरीफाई करके देखते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए अभी आपने देखा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने dir_ नाम दे करके mkdir किया तो वो आपका जो है कमांड क्रिएट हो गया, और ये डायरेक्टरी आपका क्या है, एम्प्टी डायरेक्टरी है। ये चीज़ भी आप देख लीजिए, ये आपकी एम्प्टी डायरेक्टरी है, इसके अंदर आपका कोई भी कंटेंट नहीं है। अब चलिए आइए नेस्टेड डायरेक्टरी क्रिएट करके देखते हैं, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सेम कमांड है mkdir-p। अब आप यहाँ वो पाथ जो है दे सकते हैं, यानी सबसे पहले डायरेक्टरी 1 क्रिएट करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टरी 2 क्रिएट होगा, और इसके अंदर आपका जो है डायरेक्टरी 3 क्रिएट होगा। तो जैसे ही आप ये कमांड हिट करेंगे टर्मिनल पर, क्या होगा कि सबसे पहले डायरेक्टरी 1 बनेगी, डायरेक्टरी 1 के अंदर आपकी डायरेक्टरी 2 बन जाएगी, और डायरेक्टरी 2 के अंदर आपकी जो है डायरेक्टरी 3 बन जाएगी, और सारे के सारे डायरेक्टरी आपके क्या होंगे, एम्प्टी होंगे। ये यहाँ पे है, और -p आपका जो है यानी कि पाथ आपने दे दिया। ये आपको फॉरवर्ड स्लैश जो है देते जाना है, ताकि इससे ये पता चलता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली चीज़ जो है क्रिएट करनी है। कमांड हिट करते हैं, कमांड हिट हो गया। बाहर आपको जो है dir1 सिर्फ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये और बाकी ये जो डायरेक्टरी है दोनों अंदर है इसके। तो चलिए डेस्कटॉप पे जा करके वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी 1 आपका जो है बन गया है, जैसा कि हमने वहाँ टर्मिनल पर देखा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अंदर आपका डायरेक्टरी 2 है, और फिर आप इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर डायरेक्टरी 3 है, और डायरेक्टरी 3 आपका एम्प्टी है, क्योंकि हमने डायरेक्टरी 3 तक ही क्या किया था, क्रिएट किया था। तो ये इस तरह से फिर से मैं आपका यहाँ पे आ जा रहा हूँ, जो कि डेस्कटॉप के अंदर ये लर्न लाइनेक्स कमांड फोल्डर के अंदर है। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी डायरेक्टरी और नेस्टेड डायरेक्टरी, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जो है डायरेक्टरी। तो चलिए अब आइए देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। rmdir कमांड। rmdir कमांड क्या होता है, ये mkdir कमांड के जस्ट अपोजिट होता है। mkdir क्या होता है, आपको एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करता है, लेकिन rm डायरेक्टरी आपका क्या करता है कि जो एम्प्टी डायरेक्टरी है rmdir कमांड उसको क्या करता है, रिमूव करता है, यानी क्या कर देता है, डिलीट मार देता है। तो चलिए आइए इसी चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम आपका जो है करता है। ये देखिए यहाँ पे 2 तरह की डायरेक्टरी हमने क्रिएट किया था। एक तो आपका dir नेम जो कि एम्प्टी डायरेक्टरी है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और dir1 आपका एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर और भी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी 2 एंड डायरेक्टरी 3। तो सबसे पहले हम एम्प्टी वाले को डिलीट मार के देखते हैं, rmdir और dir_name। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको क्लिक करेंगे तो ये चीज़ क्या हो गई,
डिलीट हो गई। अब आप देखोगे ls करके तो डिलीट हो गई। इसको अगर आप डेस्कटॉप पे जा करके देखोगे तो वहाँ भी डिलीट हो गया होगा। तो देखते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए डेस्कटॉप पे भी क्या हुआ, वो वाला जो फोल्डर था वो जो है डिलीट हो गया। तो इस तरह से rmdir के हेल्प से हम जो है एम्प्टी डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब देखते हैं कि rmdir कमांड जो है उस डायरेक्टरी के ऊपर रन कराते हैं जो एम्प्टी नहीं है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। rmdir1 एम्प्टी नहीं है, आपको ये बात अच्छे से पता है। जब आप इस कमांड को हिट करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, यानी ये डायरेक्टरी जो है आपका एम्प्टी नहीं है। तो इससे क्या होगा, ये डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो ये इसको डिलीट नहीं कर पाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टरी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी डिलीट नहीं हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा कि rmdir कमांड किस लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कमांड है हमारा rm कमांड। rm कमांड किस लिए होता है, यूज टू रिमूव फाइल एज वेल एज डायरेक्टरी, यानी rm कमांड जो है हम लोग फाइल को रिमूव करने के काम में लेते हैं और डायरेक्टरी भी रिमूव करने के काम में जो है इसको लिया जाता है। और rm के साथ आपका जो है ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो फाइल या डायरेक्टरी आपकी जो है क्या हो, एम्प्टी हो। अब ये R ऑप्शन जो है ये इस्तेमाल होता है रिकर्सिव के लिए, यानी दिस इज यूज टू रिमूव डायरेक्टरी, यानी ये रिकर्सिवली आपके डायरेक्टरी को रिमूव कर देता है। यानी डायरेक्टरी अगर नॉन एम्प्टी है यानी एम्प्टी नहीं है तब भी आपका क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल करके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जो dir1 है इसको डिलीट करके देखते हैं। rm-r ऑप्शन से अगर आप इसको सिंपल डिलीट करेंगे तो नहीं डिलीट होगा। क्यों, क्योंकि ये बोलेगा कि ये डायरेक्टरी है आपका। तो आप इसको जब rm-r कर देंगे -r और dir1 कर देंगे तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ये क्या हो गया, डिलीट कर दिया। यानी अगर देखेंगे तो ये एम्प्टी हुआ। डेस्कटॉप पे चल के देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है rm कमांड का भी इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टरी को डिलीट करने में कर सकते हैं R ऑप्शन के साथ, यानी R ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए और आप जो है डायरेक्टरी को भी डिलीट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि rm कमांड फाइल को भी कैसे रिमूव करता है। तो पहले मैं एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर दे रहा हूँ टच कमांड के हेल्प से। अगर आप टच कमांड आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक करके प्लेलिस्ट से आप इसका लेक्चर जो है देख सकते हैं। जैसे ही किया हमने एक फाइल एम्प्टी आपका क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब आप इसको अगर डिलीट कर रहे हैं तो सिंपल आप जो है rm और फाइल का नाम दे दीजिए, वो आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखिए ये आपका डिलीट हो गया। यानी rm कमांड के हेल्प से हम लोग जो है फाइल भी डिलीट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फाइल आपकी एम्प्टी हो चाहे उसमें कुछ लिखा हो। rm-r से आप जो है डायरेक्टरी डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए भी कोई कंडीशन नहीं है। आप जो है वो डायरेक्टरी भरी हो एम्प्टी हो वो सिंपली आपका जो है डिलीट हो जाएगा। तो चलिए आइए बेस्ट प्रैक्टिस देखते हैं कि देखिए आपने एक चीज़ देखा कि डायरेक्टरी दोनों कमांड से डिलीट हो रही है, rmdir कमांड से भी और आपका rm कमांड से भी। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको जब भी कुछ भी डिलीट करना हो तो आप rm कमांड का इस्तेमाल जो है कीजिए। rmdir कमांड उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं डेवलपर्स लोग, तो आप सिर्फ rm कमांड इस्तेमाल कीजिए। क्यों, क्योंकि rm कमांड से आप जो है डिलीट कर सकते हैं फाइल भी डायरेक्टरी भी, चाहे वो भरी हो चाहे खाली। हम लोग जानेंगे cd कमांड इन लाइनक्स हमारा क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज cd कमांड, यानी cd कमांड के बारे में थोड़ा सा क्विक इंट्रो देखेंगे थ्योरी लेवल पे। उसके बाद फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो cd कमांड से रिलेटेड होगा, और जब भी आप cd कमांड इस्तेमाल करेंगे तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद फाइनली जो भी थ्योरी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे थ्योरी लेवल पे, उसको जो है प्रैक्टिकल करेंगे टर्मिनल पे जा करके, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहली चीज व्हाट इज cd कमांड। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, c मतलब चेंज और d मतलब डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब कि अगर आपको एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है, अगर आप कमांड लाइन पे हैं टर्मिनल पे हैं तो वहाँ पे आपको जो है cd कमांड बहुत ही यूजफुल होता है। यानी कि अगर विंडो के लेवल पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। तो जब भी हमें यहाँ एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना होता है तो आप क्या करते हैं, उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, आप उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, फिर आप उस फोल्डर पे क्लिक करते हैं और उसके अंदर जो है
है आप चले जाते हैं। तो विंडोज़ में तो ये चीज़ होती है। लाइनक्स में भी अगर GUI है तो GUI के हेल्प से जब आप करेंगे तो वैसे ही है, क्लिक बेस्ड आप क्लिक करते चले जाइए, आप फोल्डर खुलता चला जाएगा, आप उस फोल्डर के अंदर जो है चले जाएंगे। बट अगर आप टर्मिनल पे हैं, यानी अगर आप कंसोल पे हैं, तो आप किस तरह से एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर जाएंगे, किसी फोल्डर में अगर आप चले गए तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे, ये सारा कुछ जो है काम करता है आपका CD कमांड। तो CD आपका बहुत ही यूज़फुल कमांड है और बहुत फ्रिक्वेंट आपका यूज़ होता है, जैसे कि LS कमांड होता है उसी तरह से आपका जो है CD कमांड भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि उसका मतलब होता क्या है। देखिए अभी हम लोग टर्मिनल पे प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे। तो अगर आप LS करते हो तो वह -a यानी अगर हिडन फाइल को भी आप देखते हो तो वहाँ पे एक डॉट दिखाता है। उस डॉट का मतलब होता है करेंट डायरेक्टरी। आप इस चीज़ को डिनोट कीजिए। और फिर आप जो है अगर और भी देखोगे तो वहाँ पे एक डबल डॉट होता है। डबल डॉट का मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, यानी पीछे की डायरेक्टरी, यानी जिस डायरेक्टरी में आप हो उससे पीछे की डायरेक्टरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट डायरेक्टरी बोलते हैं। तो अगर आपको करेंट डायरेक्टरी में जाना है तो आप CD डॉट कर देंगे तो आप करेंट डायरेक्टरी में ही रहेंगे, यानी वहीं। अगर आप CD डॉट डॉट कर देंगे तो आप जो है पेरेंट डायरेक्टरी में चले जाएंगे, यानी जिस डायरेक्टरी में अभी आप हैं उस डायरेक्टरी के पीछे वाले डायरेक्टरी में आप जो है चले जाएंगे। तो चलिए ये सारा कुछ जो भी है अभी इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट वो अच्छे तरीके से आपको जो है क्लियर हो जाए और आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मूव करते हैं कंसोल की तरफ। ये कंसोल हमारा ऑलरेडी ओपन है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि LS कमांड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। LS कमांड यहाँ पे है ही नहीं, यानी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ डायरेक्टरी बना लेते हैं, नेस्टेड डायरेक्टरी mkdir-p। ये mkdir के बारे में प्रीवियस लेक्चर है, अगर आपने नहीं देखा है उसको तो आप जाके देख सकते हैं। एक डायरेक्टरी बनाया dir1 और ये बनाया dir2 और ये बनाया आपका dir3, यानी पहले डायरेक्टरी 1 बनाया, उसके अंदर डायरेक्टरी 2, उसके अंदर डायरेक्टरी 3। पहले डायरेक्टरी हम लोगों ने बना लिया। अब चलिए इस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं, डायरेक्टरी 1। तो अब इसके अंदर हम लोग आ गए। अगर आप इसको pwd करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं, डायरेक्टरी 1 के अंदर में है। ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई। अगर आप LS करेंगे तो आप यहीं पे क्या है, डायरेक्टरी 2 है। और अगर डायरेक्टरी 2 है तो अगर आपको डायरेक्टरी 2 में जाना है तो आपको क्या करना है, CD और आप डॉट यानी करेंट डायरेक्टरी डॉट आप dir2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप करेंट डायरेक्टरी, यानी ये करेंट डायरेक्टरी फॉरवर्ड स्लैश का मतलब आगे जाना होता है, यानी इस डायरेक्टरी से किसी दूसरे डायरेक्टरी में। तो डॉट डायरेक्टरी चेंज करना है dir2, यानी यहाँ से आप कहाँ जाइए, डायरेक्टरी 2 के अंदर जाइए। इंटर करेंगे, आप डायरेक्टरी 2 के अंदर चले गए हैं। अब अगर pwd करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि dir2 आपका जो है दिख रहा है, यानी आप अभी कहाँ पे हैं, dir2 के अंदर में है। LS कीजिए, यहाँ पे भी dir3 है। अगर आपको dir3 के अंदर जाना है तो आप सिंपल dir3 लिख सकते हैं। जैसे पहले क्या किया हमने, डॉट फॉरवर्ड स्लैश dir3 लिखा, वैसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी आप जो है लिख सकते हैं। तो इसके अंदर करेंगे तो आप dir3 के अंदर चले गए। pwd कीजिए, ये देखिए आप dir3 के अंदर में आप हैं। सपोज कीजिए LS, अब देखते हैं कुछ नहीं है यहाँ पे, LS-a करते हैं तो इससे क्या होगा, आपको ये देखिए दो डायरेक्टरी आपको दिख रही है, ये करंट डायरेक्टरी और ये पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी इन द सेंस पीछे की डायरेक्टरी। तो अगर आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं तो आप कहाँ पे आ जाने चाहिए, अभी आप dir3 के अंदर है, आप अगर एक बार पीछे जाते हैं यानी CD डैश ये डॉट डॉट करते हैं तो आप dir2 के अंदर आ जाएंगे। तो देखिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं, डॉट डॉट ये किया तो कहाँ पे आ गए हम लोग, dir इंटर करेंगे तो अब देखिएगा dir2 के अंदर आ गए। ये देखिए dir2 हम यहाँ पे हम लोग जो आ गए। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर पीछे जाना है तो एक बार में एक ही डायरेक्टरी, बिल्कुल भी नहीं। आप एक साथ एक डायरेक्टरी पीछे, यानी आप अभी कहाँ आ गए, dir1 के अंदर आ गए। फिर एक बार आप पीछे करेंगे तो आप इसके अंदर आ गए, लर्न लाइनक्स कमांड। तो इस तरह से ये चीज़। अब देखिए यहाँ से अगर आप pwd करेंगे तो ये देखिए लर्न लाइनक्स कमांड के अंदर आप जो है आ गए। हम लोग जानेंगे कैट कमांड इन लाइनक्स, यानी सारा कुछ हम लोग जो है कैट कमांड के बारे में जो है जानने। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ कैट कमांड, यानी कैट कमांड के बारे में जानेंगे। उसके बाद कैट कमांड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, जो कुछ भी थ्योरी स्टडी किए रहेंगे, ताकि आपको कैट कमांड अच्छे तरीके से समझ में।
सबसे पहली चीज कि कैट कमांड आपका होता क्या है। तो कैट का मतलब होता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट इन द सेंस कि ये कैट कमांड का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, कॉनकैटिनेट एंड प्रिंट द कंटेंट ऑफ फाइल्स। यानी कि इसका काम जो है दो चीज़ों के लिए लिया जाता है कि आप जो है किसी भी पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या लिखी हुई है, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं टर्मिनल पे। साथ ही साथ अगर आपके पास कई सारी फाइलें हैं तो उसके कंटेंट को आप कॉनकैटिनेट कर सकते हैं, यानी कि कंबाइन कर सकते हैं। तो आइए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि किस किस काम में आपका जो है कैट कमांड हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। वी कैन यूज दिस कमांड टू सी द कंटेंट ऑफ फाइल। यानी कि अगर किसी फाइल का कंटेंट देखना है आपको तो आप कैट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक बात मैं आपको बता दूं, एडिट नहीं करना, सिर्फ आपको कंटेंट दिखाएगा ये कमांड की उस फाइल में क्या चीजें जो है लिखी हुई है। आप उसको नेक्स्ट क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस कमांड टू कॉन्कैटिनेट द कंटेंट ऑफ फाइल एंड सेव इन अदर फाइल। एक काम और भी आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और उसके अंदर जो चीज़ें भी लिखी हैं आप चाहते हैं कि उनकी सारे का कंटेंट, दो तीन फाइलों का कंटेंट मैं एक अलग फाइल में स्टोर करा दूं, तो ये काम भी आप कैट कमांड से कर सकते हैं। ये हम जो है देखेंगे जो है प्रैक्टिकल जब करेंगे टर्मिनल पे तब। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है कि अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फाइल का या कॉन्कैटिनेट करके, और आप लाइन नंबर जानना चाहते हैं कि उसमें जो लाइनें लिखी हुई हैं उनका लाइन नंबर क्या है, कौन सी लाइन नंबर किस जगह पे है, तो आप जो है सिंपल -n यानी -n ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए और आपको लाइन नंबर भी आपको जो है वहाँ पे दिख जाएगा उसके कॉन्टेंट के साथ। अगर फाइल में लाइन नंबर नहीं भी प्रेजेंट है तब भी आपको जो है ये कमांड वहाँ पे दिखा देगा, ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर जाए कि किस लाइन पे क्या चीज़ जो है लिखा हुआ है। तो चलिए आइए ये सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि आपको कैट कमांड के बारे में अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो मूव करते हैं टर्मिनल। ये टर्मिनल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ls कमांड करके मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे दो फाइल ऑलरेडी आपका जो है पड़ा हुआ है, फाइल 1 एंड फाइल 2। अब चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कंटेंट देखना है फाइल के 1 के अंदर तो क्या करना है, फाइल 1 कैट कमांड फाइल 1 यहाँ पे आप टाइप कीजिए, आपको इसका कंटेंट दिख जाएगा। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 3, ये सारा कुछ। तो यानी आप इसको कंटेंट देख सकते हैं। अगर आपको इसका जो है लाइन नंबर के साथ देखना है, यानी कि किस तरह से लाइन नंबर डिस्प्ले होगा, तो -n यानी -n ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं वो लाइन नंबर के साथ आपको दिखा देगा। यानी ये आपका पहला लाइन है। फाइल के अंदर ये लाइन नंबर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन आपके लिए ये जो है यहाँ पे आपको दिखा सकता है। इसी तरह से आप जो है अगर दो फाइल है, अगर मैं यहाँ पे दूसरा फाइल ओपन करूँ फाइल 2, तो यहाँ पे फाइल 2 का मुझे जो है कंटेंट दिखा देगा, ये देखिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये दोनों फाइलों का जो कंटेंट है वो एक साथ कॉन्कैटिनेट करके दिखाए, यानी एक साथ कंबाइन करके दिखाए। तो आपको सिंपल क्या करना है, फाइल 1 आप यहाँ जो है फाइल 2, इसी तरह से और भी फाइलें आप जो है क्रिएट होगा तो आप करेंगे। तो इससे होगा कि जब इसको आप हिट करेंगे तो आपको सारा कुछ दिखा देगा, यानी फाइल 1 का कंटेंट भी दिखा देगा, फाइल 2 का कंटेंट, इसके नीचे फाइल 3 का कंटेंट, अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो। लेकिन आपके पास एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि जो भी फाइल 1 और फाइल 2 का कंटेंट है उसको मैं किसी तीसरे फाइल में क्या कर दो, स्टोर कर दो। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हैं कैट फाइल 1, उसके बाद फाइल 2, और ये आप रिडायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्शन बोला जाता है। और यहाँ पे आप फाइल 3 कर दीजिए। आप इसको इंटर हिट करेंगे तो आपको टर्मिनल पे कोई भी आउटपुट नहीं दिखेगा, लेकिन पहले यहाँ पे देखा आपने फाइल 3 नहीं था, लेकिन अब फाइल 3 आपका आ गया। इसमें अगर आप देखेंगे फाइल 3 को ओपन करके तो इसमें दोनों फाइल का कंटेंट यहाँ पे स्टोर हो गया है, जिसमें हम लोग VI एडिटर के बेसिक्स के बारे में जो है जानने वाले। आइए देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ VI, यानी VI आपका क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद सारे की चीज़ों को जो है हम लोग थोड़ी सी थ्योरी देखने के बाद VI एडिटर का सारा कुछ हम लोग जो है टर्मिनल पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ताकि आपको VI एडिटर इस्तेमाल करना जो है आ जाए। सबसे पहले व्हाट इज़ VI, VI आपका जो है क्या है, दिस इज़ मोस्ट पॉपुलर क्लासिक टेक्स्ट एडिटर इन लाइनक्स फैमिली। यानी एक बात यहाँ से क्लियर है कि VI एडिटर आपका जो है सारे लाइनक्स फैमिली में मिलता है, यानी लाइनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे उबुंटू
हो, फेडोरा हो, या फिर कोई ओपनसुसे कुछ भी हो आपका, अगर लाइनक्स फैमिली से बिलोंग करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको उसमें जो है VI एडिटर जो है मिल जाएगा, उसके इम्प्रूव्ड वर्जन भी मिल जाएंगे। लेकिन ये आपका क्लासिक टेक्स्ट एडिटर है, यानी इसमें आपको जो है ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। पावरफुल है, क्योंकि क्लासिक चीज़ की यही बात होती है कि वो पावरफुल होता है बट उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है। तो वैसे ही VI एडिटर है आपका, बहुत पावरफुल है, बहुत चीज़ें आप इससे कर सकते हैं इस एडिटर में, टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें। लेकिन ये क्लासिक है, यानी आपको थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, तब आप इसका जो है पावरफुल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि VI आपका जो है एक टेक्स्ट एडिटर है, जो कि टेक्स्ट रिलेटेड आप जो है कर सकते हैं, चाहे आपको फाइल क्रिएट करना हो या फिर टेक्स्ट फाइल को अपडेट करना हो या उससे कुछ कंटेंट डिलीट करना हो वगैरह वगैरह, यानी सारा कुछ आप जो है VI एडिटर में कर सकते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड। अब आती है इसके बाद कि जब VI एडिटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें दो मोड होते हैं आपके VI एडिटर में। एक होता है कमांड मोड, दूसरा होता है आपका इंसर्ट मोड। और इस दोनों कमांड मोड में चीज़ें जो है डिवाइड है, यानी कि कुछ चीज़ें जो है कमांड मोड में होती है, कुछ चीज़ें आपकी इंसर्ट मोड में होती है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस मोड में होती है, ताकि जब भी आप VI एडिटर का इस्तेमाल करें तो आपको वो चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आइए देखते हैं कि कमांड मोड में हम क्या कर सकते हैं। कमांड मोड में एक जो चीज़ है आपकी, VI एडिटर सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कमांड अंडरस्टैंड करेगा, यानी इतना इसका ये बात फिक्स है कि कमांड मोड में यूज़ करने के लिए VI एडिटर को हमें जो है VI एडिटर के कुछ कमांड्स जो है जानने होंगे, ताकि हम उसको कमांड मोड में ऑपरेट कर पाए। और जो भी कमांड होता है आपका, वो आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आपका डिफरेंस होता है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि कमांड मोड में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक ऑपरेशन को जो है लिखा हुआ है। क्या है कि आप फाइल में अगर कर्सर को मूव कराना चाहते हैं, फाइल में कहीं भी अक्रॉस द फाइल, तो आप कमांड मोड में ये काम कर सकते हैं। कॉपी कट का काम भी जो है आप कमांड मोड में ही परफॉर्म कर सकते हैं। पेस्ट का, यानी जो भी कट किया या कॉपी किया उसको पेस्ट का भी काम जो है कमांड मोड में कर सकते हैं। कुछ कंटेंट अगर आपको उस फाइल की डिलीट करनी है तो भी आप उसको जो है कमांड मोड में परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें करी आपने, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके चेंजेज अगर आपको सेव करने हैं तो भी आप कमांड मोड में ही कर सकते हैं। यानी कमांड मोड एक तरह से आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो इसलिए आपको कमांड मोड जो है जानना है। तो अब चलिए आइए देख लेते हैं कि इंसर्ट मोड में हम जो है क्या कर सकते हैं। इंसर्ट मोड का काम जो होता है सिर्फ और सिर्फ उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप राइट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। यानी राइटिंग का काम जब भी आप फाइल के अंदर करेंगे वो आप इंसर्ट मोड में करेंगे, यानी इंसर्ट मोड में ही सिर्फ आप उसमें जो है राइट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आप कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि आपको डायरेक्ट चीज़ें जो है क्लियर हो जाए। पहला रिक्वायरमेंट आता है कि हाउ टू ओपन फाइल, यानी किस तरह से हम फाइल को ओपन करें, या फिर अगर फाइल नहीं है तो किस तरह से उसको जो है क्रिएट करें। तो उसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, VI कमांड टाइप करना है, यानी VI आपका जो कमांड है, उसके बाद फाइल का नाम जो है देना है। तो अगर ये फाइल अगर एग्जिस्ट करता है तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, और क्रिएट होकर के वो जो है ओपन होगी, और वो फाइल क्या होगी आपकी एम्प्टी होगी, यानी इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होगा अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है पहले से। तो अब ये तो बात हो गई कि फाइल हमने ओपन कर लिया, लेकिन अब फाइल ओपन करने के बाद जो दो मोड होते हैं, इंसर्ट मोड और कमांड मोड, किस तरह से आप उसमें जो है स्विच कर सकते हैं। यानी अगर आप फाइल ओपन किया आपने, आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो क्या करें, अगर आपको इंसर्ट मोड से बाहर आना है यानी कमांड मोड में आना है तो आप जो है क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको इंसर्ट मोड में जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कमांड मोड में हैं तो इंसर्ट मोड में जाएंगे। तो कमांड मोड में जब आप हैं और प्रेस आई कर देंगे, यानी आई की को प्रेस कर देंगे तो आप इंसर्ट मोड में चले जाएंगे। और जब आप इंसर्ट मोड में हैं, अगर आप एस्केप बटन को प्रेस कर देंगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर आ जाएंगे, यानी कि आप जो है कमांड मोड में चले जाएंगे। यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आई और एस्केप बटन इम्पॉर्टेंट है आपके मोड को स्विच करने के लिए, और ये आपके ऊपर है कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं और किस मोड में आपको जो है आना है। अब उसके बाद है
इसकी जो सेव और क्लोज वाली फंक्शनलिटी है, यानी अगर आपने फाइल को ओपन किया हुआ है तो कुछ अपडेट करने के बाद अगर उसमें कुछ सेव करना है तो ये सारा कुछ भी आपको कमांड मोड में ही परफॉर्म होता है। ये बात आपको नोटिस करनी है। यानी जब भी आप सेव करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो पहले आपको एस्केप बटन को प्रेस करना होगा, तभी आप जो है सेव या क्लोज का काम जो है कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कमांड मोड में ही वर्क करता है। अब चलिए आइए देख लेते हैं कि किस तरह से हम फाइल को सेव कर सकते हैं या फिर आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये बात है कि ये कमांड मोड में ये सारा कुछ होगा, सेव और क्लोज का काम। तो अगर आपको जो भी आपने किया अगर उसको आपको सेव करना है तो $W टाइप कर दीजिए। $W का मतलब है, W का मतलब राइट, यानी वॉट एवर यू चेंजेस डन वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर आपको क्लोज करना है फाइल को तो $Q टाइप कर दीजिए, वो फाइल को क्या कर देगा, क्लोज, यानी कि क्विट। उसके बाद थर्ड आता है कि अगर सपोज कीजिए कि आपने फाइल में कोई चेंजेस किया, आप उसको क्लोज तो करना चाहते हैं फाइल, बट उसके जो आपने चेंजेस किए उसको आप सेव नहीं करना चाहते, यानी उसको डिस्कार्ड कर देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, $Q और उसके बाद फिर नॉट, यानी नॉट का मतलब राइट नहीं करना है जो भी चीज़ें हमने जो है चेंजेस की। इसके अपोजिट अगर आपको सेव भी करना है जो चीज़ें आपने अपडेट करी और क्लोज भी करना है तो $WQ। ये 4 कमांड आप बहुत फ्रिक्वेंट यूज़ करने वाले हैं अगर आप VI एडिटर को यूज़ करते हैं तो चलिए आइए अब जो है VI एडिटर का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, किस तरह से उसको हम क्लोज कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मूव करते हैं। मैंने टर्मिनल ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब LS कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई फाइल ऑलरेडी है कि नहीं। बहुत सारे फाइल है। पहले हम जो है लाइनक्स जो है लर्न लाइनक्स कमांड फोल्डर में चले जाते हैं, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें मैं रखता हूँ इस लेक्चर सीरीज से रिलेटेड। अब सपोज कीजिए कि फाइल 3 तक यहाँ पे जो है बना हुआ है। अब VI किया हमने और फाइल 3 टाइप किया तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि VI किया और फाइल 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अगर क्या होगा, ये क्या हो गया, वो फाइल ओपन हो गई। ये देखिए आप, ये फाइल क्या हो गया आपका, ओपन हो गया। अब जो कि ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो इसलिए ये जो है आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। अब चलिए आइए इसको अगर हमें क्लोज करना है तो अब देखिए यहाँ पे एस्केप करेंगे तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे मोड देखिए कि कौन सा मोड है। तो अगर यहाँ बॉटम पे आप देखेंगे इस चीज़ को, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं, इंसर्ट नहीं लिखा है, इट मीन्स ये आपका एस्केप मोड में है, यानी कि आपका कमांड मोड में है। अगर आप इसको बटन में आई प्रेस करता हूँ तो ये देखिए ये आपका आ गया इंसर्ट मोड में। तो इंसर्ट मोड में जब होगा यहाँ पे ये, तो ये इंसर्ट आपका जो है क्या होगा, लिखा आएगा। और जैसे ही आप इसके प्रेस करेंगे ये देखिए इंसर्ट चला गया, यानी अब किस मोड में आ गया, कमांड मोड में। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि अगर आपको जो है मोड देखना है तो अगर आपका इंसर्ट मोड है तो यहाँ लिखा रहेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये कमांड मोड में है। तो चलिए अब आइए इसको जो है फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। तो क्लोज के लिए क्या बताया था कि कमांड मोड में होना चाहिए, तो कमांड मोड में ये ऑलरेडी है। अब कॉलन टाइप करना है तो ये कॉलन टाइप किया, और जैसे ही आप Q टाइप करेंगे और Q टाइप करने के बाद इंटर हिट करेंगे, ये फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। ये देखिए फिर से कर्सर आपका जो है टर्मिनल पे आ गया। मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो हो गई कि अगर फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो आप किस तरह से उसको ओपन करके कुछ कंटेंट उसका जो है अपडेट करके, अपडेट वाला काम अभी हमने हालांकि नहीं किया है, सिर्फ ओपन किया और उसको जो है क्लोज कर दिया, और किस तरह से हम मोड चेंज कर सकते हैं वो सारा कुछ जो है देखा हमने। अब चलिए आइए एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल 4.txt, यानी ये फाइल एग्जिस्ट तो यहाँ कर नहीं रहा है, तो मैंने इसको इंटर किया तो ये आपका ओपन हो गया और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नया फाइल है, यानी न्यू फाइल हमने जो है क्रिएट किया है। मोड कौन सा है, तो यहाँ पे इंसर्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये कमांड मोड में है। और अगर आपको जो है इंसर्ट मोड में लाना है तो आप आई प्रेस कर दीजिए, या आपका इंसर्ट मोड में जो है आ जाएगा। और इस मोड में आप कुछ भी राइट कर सकते हैं या फिर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कुछ भी मुझे टाइप इंसर्ट मोड में आ गया तो आप सिंपल कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, दिस इज लाइन 1 फर्स्ट फाइल क्रिएटेड यूजिंग VI। ठीक है, ये मैंने कुछ लिख दिया VI यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि ये सारी चीज़ें, अगर जो भी चीज़ें हमने जो है लिखी हुई है इसको अगर सेव करना है, सिर्फ आपको सिर्फ सेव करना है, तो आप कमांड मोड में चले गए, इसके प्रेस करके W कर दिया,
क्यू कर दिया, क्यू से आपका क्या हो जाएगा, क्यूट हो जाएगा, लेकिन आप डब्लू करेंगे तो ये सेव हो गया। तो ये देखिए इतनी सारी फाइलें जो है रिटेन यानी जो होगा सेव हो गया। अगर आपको फिर से कुछ टाइप करना है तो आई टाइप कीजिए, अब फिर से इंसर्ट मोड में आइए और फिर से आप लिख सकते हैं दिस इज अनदर लाइन। ठीक है, आप लिख सकते हैं, फिर मैं लिख दे रहा हूँ डोंट वांट टू सेव। ठीक है, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। तो मैंने आपको बताया था कि कोई फाइल आपने चेंजेस करिए और आप इसको जो है सेव नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट क्लोज करना चाहते हैं। जैसे ये 2 लाइन हमने लिखी यहाँ पे, इसको मुझे क्या करना है, सेव नहीं करना है, लेकिन एडिटर हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो आप स्केप मोड में जाइए, यानी स्केप प्रेस करके कमांड मोड में जाइए, कॉलन टाइप किया और आप क्यू टाइप किया तो ये क्या हो जाएगा, क्यूट हो जाएगा, लेकिन आपने अपडेट किया इसलिए एरर देगा। तो आप नॉट टाइप कर दीजिए, यानी जो भी चीज़ अपडेट हुई है उसको मुझे सेव नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे इंटर हिट करूँगा तो ये फाइल क्या हो गई, क्लोज हो गई। अब क्लियर करके टर्मिनल पे आते हैं। अब ये जो फाइल 4 हमने क्रिएट किया है, इसको कैट कमांड के थ्रू इसका क्या करते हैं, कंटेंट देखते हैं। तो ये देखिए लास्ट की जो लाइनें हमने जो लिखी हुई थी, जिसमें हमने जो है नहीं किया हुआ कोई भी अपडेट जो किया था उसको सेव नहीं करना था, वो जो है आपका नहीं आया। अब चलिए आइए इसको जो है जो भी चीज़ें हैं WQ का इस्तेमाल जो है करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट मोड में चला जाता हूँ ताकि आप जो है इसमें कुछ न कुछ क्या कर पाए, टाइप कर सकें। और उसके बाद लिख देता हूँ दिस इज़ अनदर लाइन, अनदर लाइन। अब सपोज कीजिए अगर आपको सेव करना है तो फिर से वही स्केप मोड में जा करके आप जो है डब्लू कर देंगे, सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे सेव के साथ साथ ना फाइल को क्लोज भी करना है। तो स्केप मोड में गए, कॉलन टाइप किया, डब्लू यानी सेव कर दीजिए जो भी चीज़ें, और क्यू मतलब क्यू। तो ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फाइल को, कैट फाइल 4, तो आप ये देखिए थर्ड लाइन भी यहाँ आपका जो है आ गया। तो इस तरह से आप जो है कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं वीआई एडिटर के हेल्प से। ये चीज़ें तो आपकी जो है हो गई, यानी सिंपल हमने सीखा किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, अगर कुछ भी अपडेट किया तो उसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं और क्लोज जो है आपको कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मेरी रिक्वायरमेंट कभी कभी ऐसी होती है कि किस तरह से हम लोग जो है हाउ टू मूव विद इन फाइल। अगर फाइल है हमारे पास तो किस तरह से हम लोग उस फाइल में मूव कर सकते हैं, कर्सर जो हमारा होता है किस तरह से उसको मूव कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन इंसर्ट मोड एज वेल एज कमांड मोड। तो मैं आपको बता दूं कि फाइल में जो मूविंग का काम होता है वो आपका कमांड मोड का ही होता है, लेकिन अब आजकल ऐसे लाइनेक्स या सेल आने लगे हैं जो आपके इंसर्ट मोड में भी आप जो है कर सकते हो। तो अगर आपको इंसर्ट मोड में मूव करना है फाइल के अंदर, तो आप सिंपल जो है एरे का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आपके कीबोर्ड पे 4 एरो होते हैं उससे आप मूव कर सकते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन जो भी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको कमांड मोड में करना है तो कमांड मोड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप कमांड मोड में जाइए। कमांड मोड में जाने के बाद के टाइप करेंगे तो आप जो है ऊपर यानी अप, जे टाइप करेंगे तो डाउन, एच टाइप करेंगे तो लेफ्ट, और जो है आपका एल टाइप करेंगे तो आप राइट में आपका कर्सर जो है मूव होगा। इस सब चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे, आप इसको जो है ध्यान से याद रखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिलीट कैसे कर सकते हैं किसी भी कैरेक्टर को, तो ये काम भी, डिलीशन का भी काम हम लोग इंसर्ट मोड और कमांड मोड दोनों मोड में जो है इसको हम कर सकते हैं। फिर से मैं वही बात बताता हूँ कि बेसिकली ये काम आपका कमांड मोड का है। इंसर्ट मोड में ऑप्शनल होता है, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप जो इंसर्ट मोड में अलाउ है या नहीं। अगर अलाउ है तो कर सकते हैं, नहीं अलाउ है तो आपको कमांड मोड में ही इस्तेमाल जो है करना पड़ेगा। अगर आप इंसर्ट मोड में अलाउ है आपको करना तो आप सिंपल डिलीट बटन का इस्तेमाल कर दीजिए और आपका जो है कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कमांड मोड में है और वहाँ पे आपको जो है कैरेक्टर डिलीट करना है तो आप जो है एक्स यानी कमांड मोड में जाके एक्स टाइप कीजिए, आपका कैरेक्टर जो है डिलीट होता चला जाएगा। अब चलिए आइए यही जो सारा चीज़ है उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से कर्सर मूव कर सकते हैं या फिर हम डिलीट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं टर्मिनल के। ये फाइल हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फाइल 4। तो चलिए इसी को ओपन करके इसी में जो है सारा कुछ जो है हम करते हैं। तो फाइल 4 किया हमने और ओपन कर दिया। अब देखिए जैसे मेरा बैश कमांड है, अब मैं इसको इंसर्ट मोड में जाता हूँ, मेरा यहाँ पे अलाउ है। तो ये देखिए मेरा एरो काम कर रहा है, आप देखेंगे तो ये जो है एरो आप मेरा जो है काम कर रहा है। देखिए अप डाउन
ये जो है लेफ़्ट राइट आपका जो है ये हो गया, और ये अप डाउन, ये इस तरह से एरो मेरा जो है काम कर रहा है। तो इस तरह से तो ये मूविंग का काम हो गया। आपके में हो सकता है काम करे या नहीं करे। तो अगर काम नहीं करता है तो आप जो है सिंपल इसको एस्केप यानी कमांड मोड में जाइए। ये देखिए अब कमांड मोड में आ गए। अब आपको जो है अगर राइट में मूव कराना है तो एल को प्रेस कीजिए। ये देखिए राइट में मूव हो रहा है, मैं यहाँ पे एल बटन प्रेस कर रहा हूँ कमांड मोड में। देखिए कमांड मोड में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका स्केप ये जो है नहीं लिखा हुआ है इंसर्ट। अगर आपको राइट लेफ्ट में जाना है तो आप एच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जो है अप जाना है तो आप जे का इस्तेमाल जो है कर लीजिए, और ये जो है के, तो के का इस्तेमाल करके आप अप जाएंगे, जे का इस्तेमाल करके आप जो है डाउन जाएंगे इस तरह से, यानी जे के आपको इस तरह से जो है देखना है। तो इस तरह से ये तो मूविंग का काम हो गया। लेकिन अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट के केस में, इंसर्ट के केस में मैंने आपको बताया कि अगर आपका इंसर्ट काम करता है, जैसे मैं इंसर्ट मोड में आ गया तो सिंपल आपका डिलीट बटन जो है काम करेगा। ये देखिए ये मैं डिलीट बटन प्रेस कर रहा हूँ, इंसर्ट मोड में है, काम कर रहा है। लेकिन अगर आपका इंसर्ट मोड में डिलीट अलाउ नहीं है, कमांड मोड में कैसे करेंगे? तो देखिए ये एक्स मैंने टाइप किया, और एक्स टाइप करने के बाद मैं जो हूँ थोड़ा सा राइट चला जाता हूँ। ये अब मुझे एस को डिलीट करना है तो एक्स को प्रेस किया, ये देखिए डिलीट हो गया। ठीक है, अब आप जो है राइट में मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए राइट में गया, अब एक्स को प्रेस करूँगा तो 1 डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जो है फाइल को क्रिएट करते हैं। अब चलिए आइए इसको जो है मैं सेव कर लेता हूँ। तो एस्केप मोड में तो ऑलरेडी है। अब एक बात यहाँ पे और नोटिस करने वाली है कि अगर आप एस्केप मोड में यानी कमांड मोड में है तो आप जो है अगर बार बार एस्केप प्रेस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एस्केप मोड में ऑलरेडी है। लेकिन आप इंसर्ट मोड में है और आप बार बार आई प्रेस करेंगे तो आई आपका टाइप होने लगेगा। तो ये ध्यान रखिए कि इंसर्ट मोड में आप जो है सिर्फ एक ही बार आई को प्रेस कीजिए। जब आप उस मोड में चले जाएंगे तो फिर से आई मत प्रेस कीजिए, क्योंकि फिर वो फाइल में टाइप होने लगेगा वो चीज़। लेकिन अगर आप कमांड मोड में है, अगर आप एस्केप प्रेस कर रहे हैं तो आप जो है कितनी बार भी एस्केप प्रेस कीजिए, आप जो है कमांड मोड में ही रहेंगे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जो है सेव करके क्लोज कर देता हूँ। तो कॉलन लगाया और WQ जो है टाइप किया, आपका जो है सेव हो गया जो भी कंटेंट किया। अब इसको आप कैट करके देखेंगे फाइल 4, तो ये चीज़ जो है आपकी हो गई। जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया था, डिलीट किया था, वो सारा कुछ यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट हो गया। ये है आपका मैन कमांड इन लाइनेक्स। यानी आज हम लोग जो है मैन कमांड के बारे में सीखेंगे कि लाइनेक्स में आपका जो है मैन कमांड क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। सारा कुछ जो है मैन कमांड से रिलेटेड जो है फोकस्ड होगा आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैन कमांड आखिर में क्या होता है, मीन्स क्या होता है मैन कमांड, की उसका इस्तेमाल करते हैं। सारा कुछ जो है मैन कमांड से रिलेटेड थ्योरी लेवल पे देखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है मैन कमांड को यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर हमें ये इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद ये सारा कुछ जो भी थ्योरी होगी, अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल होगा समझाने के लिए, तो मैं उसको जो है साथ ही साथ टर्मिनल पे प्रैक्टिकल भी करता चलूँगा। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ मैन कमांड। तो मैन का जो फुल फॉर्म होता है, यानी मैन जो ये वर्ड आया है आपका मैनुअल से रिलेटेड आया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कमांड होता है, दिस कमांड यूज टू डिस्प्ले द मैनुअल ऑफ एनी कमांड। यानी इस कमांड के हेल्प से हम लोग जो है किसी भी कमांड का अगर मैनुअल खोलना चाहें, ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं। यानी कि सिंपल जो भी आपके लाइनेक्स में कमांड होते हैं, आपके लाइनेक्स के सिस्टम में, यानी यूँ कह लीजिए कि बैश में आपका उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है उस पर्टिकुलर कमांड का। चाहे आप किसी भी कमांड की बात कर लीजिए, चाहे वो LS हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर कोई सिस्टम कॉल हो, कुछ भी चीज़ें हो जो लाइनेक्स से रिलेटेड है, तो उसका मैनुअल आपके सिस्टम पे ज़रूर होता है। और आप इस कमांड के हेल्प से आप जो है उसका मैनुअल खोल करके आप जो है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मैन कमांड इस्तेमाल करना है तो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल आपको मैन ये कमांड टाइप करना है, और जिस किसी भी कमांड का या जिस किसी भी फंक्शन का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको यहाँ पे नाम जो है लिख दीजिए। और जैसे ही आपका जो है ये ओपन होगा, डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा, उसमें जो है बहुत डिफरेंट तरह के आपके जो है सेक्शन होते हैं।
सबसे पहले होता है आपका नेम सेक्शन, यानी नेम यानी कि उसका नाम होगा जिसके बारे में आपने सर्च किया है। सिनॉप्सिस, सिंपल सा आपका सिनॉप्सिस होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा उसके साथ में, या फिर उसके साथ आप कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका एग्जिट स्टेटस क्या होगा अगर वो कमांड एग्जिट करेगा तो, उसके बाद रिटर्न वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एरर आपको जो है क्या क्या आ सकते हैं, उसके बाद फाइल क्या है, वर्जन क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल भी आपको वहाँ पे दिया होगा, ऑथर का भी दिया होगा कि किसने उस डॉक्यूमेंटेशन को लिखा है, या फिर सी ऑल्सो होगा, यानी कि आप जो है और भी जानना चाहें उसके बारे में, यानी वो रिकमेंड करेगा कि अगर आप ये कमांड सर्च कर रहे हो तो ये भी कमांड देख लो। तो वो सारा कुछ सेक्शन वाइज आपको जो है डॉक्यूमेंट से देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, यानी आपने मैन कमांड के हेल्प से क्लोज ओपन कर दिया, अगर क्लोज करना है तो आप सिंपल क्यू प्रेस कर दीजिए, वो डॉक्यूमेंटेशन आपका जो है क्लोज हो जाएगा। तो चलिए अब टर्मिनल की तरफ चलते हैं और सिंपल इसको इस्तेमाल करके देखते हैं और किस तरह से वर्क करता है वो सारा कुछ। ये टर्मिनल मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार और एलएस कर दिया। ठीक है, अब मुझे एलएस कमांड का ही मैनुअल देखना है, तो मैन एलएस जो है टाइप कीजिए। ये देखिए, ये आपका यहाँ पे सारा कुछ हो गया। नेम है कि क्या है उसका मतलब, सिनॉप्सिस है किस तरह से फाइल को इस्तेमाल, कमांड को इस्तेमाल करना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। देखिए आपका डिस्क्रिप्शन के बाद आपको जो है ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, यानी बहुत ही लंबा, यानी बहुत ही ज़्यादा ये फाइल होता है। आप जो है एरो कीज के हेल्प से इसको जो है पूरा का पूरा जो है डिस्प्ले कर सकते हैं। और भी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि मैंने और भी बाकी के सेक्शन के बारे में भी बताया, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, डायग्नोस्टिक है, इन्वायरमेंट है, सारा कुछ जो मैंने वहाँ पे आपको सेक्शन बताए हैं वो आपके कुछ एक सेक्शन है। सिस्टम टू सिस्टम ये डिफरेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका जो डिफरेंस हो सकता है। ये मेरा जो है मैक ओएस है, इस वजह से इसमें ये है। आपका लाइनेक्स हो का कोई भी हो, उबुंटू हो, फेडोरा, उसमें और भी अलग तरीके से दिखाएगा। ये सी ऑल्सो देखिए, यानी ये कमांड भी आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, बग्स, ये सारा कुछ आपको जो यहाँ पे मिल जाएगा। ये एंड हो गया इसका, इसने दिखा दिया। अब मैंने बताया कि अगर आपको इसको क्लोज करना है तो आप क्यू प्रेस कर दीजिए, ये क्लोज हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्यू बटन प्रेस किया, क्लोज हो गया। अब इसकी ये तो सिंपल कमांड की बात हुई। सपोज कीजिए कि हमें जो है प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जानना है जो कि आपका सी लैंग्वेज का है, तो इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। यानी कि सिंपल सा है कि आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, वो उस सिस्टम में एग्जिस्ट होना चाहिए, उस लाइनेक्स में होना चाहिए। अब मैं इसको क्यू प्रेस करके इसको क्लोज कर दिया मैंने। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आप जो है किसी भी फंक्शन या फिर सिस्टम का जो कमांड हो उसका आप जो है मैनुअल ओपन कर सकते हैं। और ये मैं बता दूं कि मैनुअल आपका वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है लाइनेक्स के बारे में लर्न करने के लिए, या फिर लाइनेक्स के से रिलेटेड चीज़ों को लर्न करने के लिए, उसके फंक्शन, सिस्टम कॉल वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट होता है आपका। और इंटरनेट पे आप जो भी चीज़ें देखते हैं, वो लोग जो भी कंटेंट राइटर वगैरह होते हैं, इन्हीं मैनुअल पेज को देख करके, उसे सीख करके और अपने लैंग्वेज में मैनिपुलेट करके वहाँ पे जो है राइट कर देते हैं। तो अगर आपको ये इसमें ये थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर होता है, बट आप इसको जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है सीख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कमांड या फिर फंक्शन के बारे में। तो